क्वेश्चन 20 कह रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज हिंज्ड, पूरा लेंथ एल है, तुम पढ़ लेना, मुझे पता पहले से ही। नेगलेक्ट एफ इज इतना एक्स डिस्टेंस। पूछा क्या, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट द फंक्शन ऑफ एक्स एट इनिशियल स्टैंड व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो। इनिशियल स्टैंड पूछ रहा है। इसके बाद टॉर्क लिखेंगे, इसके बाद टॉर्क लिखोगे तो टॉर्क आएगा एफ इंटू एक्स बराबर आई अल्फा। इस एक्सिस के बाद आई बनेगा एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। इससे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3f(x) अपान एम एल स्क्वायर, ये बनेगी अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग हिंज रिएक्शन निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं, तब तक हिंज रिएक्शन निकलता है। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, टेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होगा, और आर की जगह पे एल बाई टू, सेंटर ऑफ मास एल बाई टू दूरी पे ना, एल बाई टू दूरी पे, सेंटर ऑफ मास एल बाई टू दूरी पे, तो एल बाई टू अल्फा कर देना, यहाँ से एल बाई टू अल्फा, इस अल्फा की वैल्यू प्लेस कर देना इसमें। और रेडियल एक्सेलरेशन इसमें नहीं होगा क्योंकि ओमेगा जीरो है, तो इसमें दो ही, एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज टेंजेंशियल। रेडियल नहीं, क्यों, ओमेगा जीरो, आर ओमेगा स्क्वायर जीरो है। याद करो हिंज रिएक्शन निकालने के लिए मैंने कहा था कि एफ एक्स दिखाएंगे और एफ वाई दिखाएंगे, एफ एक्स एफ वाई दिखाएंगे, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने दिखा दिया आर अल्फा, रेडियल इज जीरो। आप क्या करेंगे, एक्स के डायरेक्शन लिखेंगे एफ बराबर एम है, तो एक्स के डायरेक्शन लिखोगे एफ एक्स बराबर, और एम जी नहीं दिखाएंगे इसलिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में देखो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जीरो, एम जी नहीं है। एफ एक्स क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्स का एक्सेलरेशन जीरो है, एक्स का देखो एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो, दैट विल बी जीरो। अब लिखेंगे वाई में फोर्स इक्वेशन, तो एफ वाई बराबर मास इंटू वाई का एक्सेलरेशन, वाई का एक्सेलरेशन क्या है, ए टी एल बाई टू अल्फा, तो यहाँ लिखेंगे एल बाई टू इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये उठा के प्लेस कर देंगे, ये उठा के प्लेस कर देंगे, दैट इज 3f(x) डिवाइड बाई एम एल स्क्वायर, एम से एम कटेगा, एक एल से एल कटेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 3f(x) डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एल, एंड दैट्स इट आंसर। नेक्स्ट डाउट बताओ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, क्वेश्चन नंबर 43, a uniform hollow sphere of mass 1 kg is placed on the rough horizontal surface for which the coefficient of static friction between the surface is 2 by 5. The maximum constant force which can be applied at the highest point of the horizontal direction so that the sphere can roll without slipping, बिना स्लिप के रोल कर सके। ठीक है, यही एबीडी है, यही है मान लो स्फीयर, ऊपर एक टॉप पे लगाई हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ दिखा देंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन स्टैटिक मान लो, अभी बाद में प्लेस करेंगे इसकी मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन आगे मानो पीछे मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन एसीएम मान लो और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लो, सिस्टम पे नेट फोर्स और एमएसीएम लिखो, तो एफ माइनस स्मॉल एफ बराबर एमएसीएम, एम इंटू एसीएम। फिर सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लिखो, तो इस एफ का टॉर्क क्या आएगा, एफ इंटू आर, और इस स्मॉल एफ टॉर्क क्या आएगा, ए भी आएगा एफ इंटू आर, और दोनों का सेंस सेम आएगा, ये भी ऐसे ही घुमाएगा और ये वाला भी ऐसे ही घुमाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, तो बनेगा आर इंटू स्मॉल एफ प्लस आर इंटू कैपिटल एफ बराबर आई अल्फा। हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर है, तो बनेगा आई 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, तो ये आर से एक आर कटेगा, और नो स्लीपिंग कंडीशन लगाएंगे जो कि होता है एसीएम बराबर आर अल्फा। अब आर अल्फा की जगह पे एसीएम प्लेस कर दो, तो बनेगा क्या, स्मॉल एफ प्लस कैपिटल एफ बराबर 2/3 एम एसीएम बन जाएगा, तो 2/3 एम एसीएम। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो ये इससे कट जाएगा, एफ और एफ की वैल्यू आ जाएगी 2f, एंड 2f की वैल्यू आएगी 3 2 5 5/3 एमएसीएम। ओके, पूछ रहा मैक्सिमम बताइए, एक काम करो, इतना आ गया,
अब मैंने क्या किया, अच्छा इसको इससे डिवाइड कर लो। मैं ये चाहता था ना कि स्मॉल एफ कैपिटल एफ के टर्म में आ जाए, इसको इससे डिवाइड करो, इससे कोई फायदा नहीं, एसीएम से एसीएम कट जाए। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपान स्मॉल एफ प्लस कैपिटल एफ बराबर 3/2 बच जाएगा जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ से बनेगा 2 कैपिटल एफ माइनस 2 स्मॉल एफ बराबर 3 स्मॉल एफ प्लस 3 कैपिटल एफ, तो बनेगा 5f और यहाँ से आएगा f, तो ये बनेगा स्मॉल f इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल f अपान 5 हो जाएगी। और मुझे पता है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, और लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम कर दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी, तो म्यू एम इंटू जी, तो कैपिटल f की वैल्यू तो 5 आ गई लेस देन इक्वल टू 5 म्यू एम जी। क्वेश्चन में मास क्या दिया गया 1 kg, म्यू है 2/5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 5 इंटू 2/5, एम है 1 और जी है 10, तो 5 से 5 कट गया, वैल्यू आ गई 20, तो आंसर इज 20। ओके कुछ नहीं किया Yes. मैंने यहाँ का फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने में, एक बार जब मैंने यहाँ की फ्रिक्शन की वैल्यू इस एफ के टर्म में निकाल लिया तो कह दिया कि ये फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर दे देगा। नेक्स्ट बताओ, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था 45 तक। ये सर पार्ट 2 पे है। सर पार्ट 2 पे थे सर हम। कब आते हैं 46, 47, 48 पार्ट 2 में कोई डाउट? यस सर, पार्ट 2 में क्वेश्चन 8 सर। 1 से लेके 5 तक पहले बताओ, 1 से 5 तक कोई डाउट हो? क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक। देखो 8 में सर 8 कुछ नहीं, ये मैंने क्लास में कराया था, ठीक है, वीडियो में है। सर ये नहीं है 8 सर। सुनो, मुझे नहीं पता, स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या था कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट सब बराबर होता है। स्क्वायर में मैंने कहा था कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये सब बराबर आता है, ये सब बराबर आता है। ये बताया था कि नहीं बताया था, बताओ? यस सर बताया। मैंने दूसरी एक्सरसाइज का एक देखा था, ये नहीं था। तो ये अभी तुमको समझ में आ रहा, बताया था ना, तो ये बराबर आ गया। अब क्या रह गया, the moment of inertia of uniform square plate of uniform thickness about an axis passing through center O and perpendicular to the plate, वो इस O से पास करे और परपेंडिकुलर हो, तो जो आई ओ बनेगा वो बराबर किसका होगा भाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो आई ओ क्या होगा, इस एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया होगी, इस एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया प्लस इसका एडिशन आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब i3 और i4 का एडिशन होगा। और ये देखो और ये सब आपस में बराबर है, तो i1 प्लस i2, i1 i2 ऐसा बराबर है, तो i1 प्लस i2, तो ये भी i1 प्लस i2 बराबर हुआ, हाँ हुआ, तो ये भी मार्क कर लो। i2 i3 माइनस i4 होगा, हाँ ये भी, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि i3 i4 बराबर है, i3 i4 बराबर है, तो पूरा मिला के सिर्फ i3 बच जाएगा ना, ये नहीं होगा, ये होगा ना, ये नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा हो गया ना, जबकि एक ही होना चाहिए, और ये भी नहीं होगा, एक्स्ट्रा हो गया ना, गलत। 10 तक डाउट बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 सर 9 सर ये ellipse Yes. moment of inertia of elliptical disk of uniform mass, radius m, major axis m, major axis d about axes। तो देखो ये मैंने बताया है क्या? अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 तक 11 14 सर 14 है, 14 पे आता है, ठीक है। ये देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन करेक्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो क्यूबिकल बॉक्स ऑफ मास m and side A about axis passing through the center of two opposite face is equal to, देखो हॉलो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्होंने हॉलो की स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? लिखी है सर। जब ये
सर आपने गलत लिखी है। सर हाँ सर आपने गलत लिखी। मैं इंग्लिश से इतना ज्यादा नफरत करता हूँ ना, जितना मैं जिंदगी में किसी चीज से नहीं कर सकता। ये सर आपका तो उसने फायदा करवाया था ना सुनो, एग्जाम में। ये हॉलो क्यूब है, हॉलो क्यूब है। हॉलो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बड़ा रिपीट कर रहा हूँ। और इसके फेस के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के वर्ड, इस एक्सिस पर तुम निकाला मोमेंटम से, क्या करोगे? ऊपर का फेस का निकाल लो, जितना ऊपर का फेस होगा ना, नीचे वाला फेस का उतना ही आएगा। एकदम ओरिएंटेशन एक्सिस के अबाउट। देखो ये है, इसके इससे जो मोमेंट से आएगा, नीचे का जो प्लेट है, नीचे का जो प्लेट है उसका भी इसके अबाउट वही आएगा। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अब एकदम सिमेट्री है, जो जितना ऊपर का उतना नीचे का। अब देखो मास कितना है, कैपिटल एम, और कितने फेसेस होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। मतलब एक प्लेट का मास क्या होगा? एक प्लेट का मास होगा m/6, m/6 होगा। एक प्लेट का मास होगा m/6। तो ऊपर वाले प्लेट का मोमेंट से क्या आएगा? इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma²/6, याद करो। इस स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर अबाउट ma²/6 होता है। तो इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, इस प्लेट का ma²/6। देखोगे m की जगह पे m/6, m ए स्क्वायर, साइड लेंथ तो यही है, a²/6। ये बन गया ऊपर वाले प्लेट का, और इतना ही आएगा नीचे वाले प्लेट का, तो मैंने ट्वाइस कर दिया। प्लस ये जो 4 फेसेस है ना, जो ये है, ये है, ये है और ये है, इसका निकालना इस एक्सिस के ऊपर। तो सिमेट्री से जितना एक का आएगा उतना बाकी 3 का भी आएगा। तो क्या करेंगे, एक का निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि चारों का जाए। तो देखो ये प्लेट है, ये दीवार है, और ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये दीवार। अगर इसके अबाउट निकालना है तो पहली बात इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो इसके अबाउट आ जाएगा। देखो अगर इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है तुम्हें, इसके अबाउट निकालना है, तो पहले इस एक्सिस को निकालो, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके अबाउट निकालना पड़ेगा। लेकिन ये एक्सिस इसी बोर्ड के तो प्लेन में है, तो इसी बोर्ड के प्लेन में हो, और इसके अबाउट ma²/12 होता है, याद करो ma²/12, ये भी ma²/12, तब तो ma²/6 आता था, तो ये ma²/12 बनेगा। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे m की जगह पे m/6, m a²/12। लेकिन अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना बाकी है, क्योंकि यहां से इस एक्सिस तक जाना है ना, मतलब इस प्लेट से इस एक्सिस तक जाना है, इस एक्सिस तक जाना है। तो क्या लिखेंगे, m/6 md², और d 20 की दूरी, ये दूरी बनेगी a/2 बनेगी, a/2। तो यहां लिखोगे a/2 का स्क्वायर। अब ये पूरा बन गया क्या, ये जो पूरा बन गया वो इस प्लेट का इस एक्सिस कोड बन गया। लेकिन ऐसे कितने प्लेट है, 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये हॉलो है, इसीलिए एक एक प्लेट का मैं अलग अलग निकाल रहा हूं, ठीक है। अगर ये सॉलिड होता तो सीधे आंसर होता है ma²/6। याद करो क्यूब का बताया था ना, ma²/6 होता है सॉलिड का। ये हॉलो है, एक प्लेट अलग, एक प्लेट अलग, एक प्लेट अलग, एक प्लेट, सबका अलग अलग निकाल तब जोड़ोगे तो आंसर आएगा। ओके, अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 तक डाउट, 20 तक। सर 18 In case of torque of couple, if force is changed by displacing it parallel to itself, torque will be constant रहेगा। देखो कपल फोर्सेस जो होते हैं, मतलब वो तो बोर्ड में पढ़ोगे तुम। कपल जो फोर्सेस होते हैं उनका नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स, कपल फोर्स का मतलब होता है कपल, कपल मतलब कपल, तो फोर्स 0 कर दो। तो ये वाला फोर्स मान लो F है, तो ये भी फोर्स क्या होगा, F होगा। अब तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, मान लो तुम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो जिसकी दूरी यहां से x है, इस दोनों फोर्स की बीच की दूरी d है। तो इसके बाद जब टॉर्क निकालोगे ना तो क्या लिखोगे, इस फोर्स का टॉर्क क्या लिखोगे, F इंटू एक्स, इस फोर्स का टॉर्क लिखोगे F इंटू एक्स। ये ऐसे घुमाएगा, ये वाला उल्टा घुमाएगा ना, उल्टा, तो क्या बनेगा, माइनस F इंटू यहां से लेके
यहां तक की दूरी, दैट इज d प्लस एक्स। तो ये कितना आ गया देखो, ये आ गया तुम्हारा एफ एक्स माइनस एफ एक्स बनेगा, जो कि इसको कट कर देगा, आएगा माइनस एफ डी, माइनस एफ डी। इसका मतलब जो भी टॉर्क आया वो इस एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब जो कपल फोर्सेस होते हैं उनका टॉर्क सिर्फ उनकी बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा। बाकी स्पेस के किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकालोगे, किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकालोगे, किसी भी पॉइंट के बाद, इसी लाइन में नहीं, ये इधर हो इधर हो इधर हो, कहीं पे भी है, किसी के बाद भी टॉर्क निकालोगे वो माइनस एफ डी ही आएगा। तो जब भी तुमको कोई क्या कपल फोर्स, तो तुम क्या कहोगे कि कपल फोर्सेस का नेट सम 0 होता है और टॉर्क किसी भी पॉइंट के बाद सेम होता है। कपल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज नेट फोर्स इज 0। बस काफी है। क्योंकि अच्छा एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सिर्फ दो फोर्स की बात हो रही है ना, दो फोर्स की बातें नहीं कर रहा हूं, ये जनरल स्टेटमेंट है, तुम चाहो तो तुम नोट कर सकते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी स्पेस में एन फोर्सेस लगे हुए हैं, एन फोर्सेस, इनफाइनाइट फोर्सेस मानो लगे हुए हैं, बट सबका सम रिजल्टेंट सम 0 आ जाए, सबको जोड़ने के बाद 0 आ जाए, तो स्पेस के किसी भी पॉइंट पर टॉर्क निकालोगे, किसी भी पॉइंट के बाद, दैट विल बी कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट है। मतलब एक स्टेटमेंट नोट कर सकते हो, इफ नेट फोर्स इज 0, if net force is 0, then torque about any point on space will be constant. Constant will be same, will be same. किसी पॉइंट पर टॉर्क निकालोगे तो बराबर ही आएगा। अगर इसके बाद टॉर्क निकालोगे तो अगर 10 न्यूटन मीटर आ रहा है तो इसके बाद 10 न्यूटन मीटर, इसके बाद 10 न्यूटन मीटर, इसके बाद 10 न्यूटन मीटर, सबके अबाउट सेम आएगा। अगर एक बार नेट फोर्स 0 हो गया तब, लेकिन अगर नेट फोर्स 0 नहीं हुआ तब हर पॉइंट पर अलग लगा सकता है, आ सकता है, सकता अंडरलाइन। अभी देखो, इन केस ऑफ टॉर्क ऑफ कपल, इफ एक्सिस इज चेंज डिस्प्लेसिंग इट पैरेलल टू इटसेल्फ, टॉर्क विल बी रिमेन कांस्टेंट। एक्सिस यहाँ पे ये है, इस एक्सिस को डिस्प्लेस करके यहाँ पे कर दो, डिस्प्लेस करके यहाँ पे कर दो, यहाँ कर दो, टॉर्क क्या आएगा? सेम, टॉर्क विल बी रिमेन सेम। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 22 22, से 22 ठीक है भाई। 22 में कह रहा है कि अ बीम एंड पेन ऑफ द बैलेंस एट द नेग्लिजिबल मास एंड ऑब्जेक्ट वेट W1 when placed in one pan, W2 when placed in other pan, the weight W of the object is, मतलब ट्रू वेट पूछ रहा है। तो पेन सही नहीं होगा ना, अगर पेन सही होता तो इधर अगर इस कप को रखते, ये 1 kg का है, इधर रखते तो भी 1 kg बताता, इधर भी 1 kg का वो रखना पड़ता, जो उसको क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, अगर ऐसे तौलते हैं यहाँ पर, अगर इसको रख दिए तो इसको बैलेंस करने के इधर जो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेट, इधर 1 kg का वेट रखना पड़ता। और अगर इसको तुम रख देते तो इधर भी एक ही का रखना पड़ता, लेकिन उन्होंने कहा कि W1 W2 आ रहा है, पढ़ो। A beam and pen are balanced at the negligible mass and object weight W1 when placed in one pen, जब एक पेन पे रख रहे तो W1 आ रहा है, और W2 कब आ रहा है, जब प्लेस इन अदर पेन। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताइए, इसका सही वेट क्या है। तो तुम गए दुकानदार के पास, तो दुकानदार से कहा कि 1 kg दाल दे दो, कि हमारा कोई काम है ही नहीं घर पे, सिर्फ खाना खाना है और बैठना है। तो दुकानदार ने कहा ठीक है, 1 kg दाल तौला, तो ठीक है, बेकार की बातें कर रहा हूँ, क्वेश्चन बताओ। तो इसमें मैंने क्या किया मतलब ये जो पेन होगा ना वो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड पेन होगा, ऐसे होगा, इधर थोड़ा ज्यादा इधर तो कम, ऐसा कुछ हो। अब इधर तुमने क्या किया, जब W रखा तो इधर जो वेट आ रहा है वो W1 आ रहा है, सपोज करो इधर रखे W तो इधर W1 आ रहा है। तो ये जो लेंथ है ये L1 मान लिया, इसको मैंने L2 मान लिया, ठीक है। तो इसके बाद तुम टॉर्क क्या लिखोगे, इसके बाद टॉर्क क्या लिखोगे, टॉर्क बैलेंस कराओगे, इक्विलिब्रियम है ना, ऐसे उठा रहे हो टॉर्क बैलेंस। तो इसके बाद जब टॉर्क तुम बैलेंस कराओगे तो क्या बनेगा, W इंटू L1,
इज इक्वल टू W1 इंटू L2। टॉर्क बैलेंस करा रहा है, W नीचे W1 भी नीचे होगा, वेट है ना, तो W इंटू L1 और W1 इंटू L2, टॉर्क बैलेंस हो गया। तो ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा। अब तुमने अगली बार में क्या किया, अगली बार में इसी में क्या किया तुमने कि ये ऐसे ही था, बट अब इधर तुमने क्या किया, तुमने कहा देखो हमको बेवकूफ समझ बैठे हो क्या, हम पे मम्मी पापा बहुत पैसे खर्च करते हैं, तो हम पढ़ाई भी करते हैं, तो ये तो यही रह गया। तो तुमने कहा कि यार एक काम करो, ये जो सामान दे रहे हो ना मुझे, जो W1 सामान दिए हो, ठीक है, जो रियल है, जैसे कि दाल है, दाल कहाँ है, दाल यहाँ पे कि यहाँ पे है, दाल यहाँ पे है, और W1 उसका वेट है, तभी तो W पूछा है। देखो तो दाल, सही वाला दाल यहाँ पे है। तो तुमने कहा एक काम करो, इस दाल को उठा के तुम इधर रख दो। तो जब तुमने दाल को उठा के इधर रख दिया, फिर अब तौलो, सॉरी, तो दाल उठा के तुमने इधर रख दिया, तो पाया कि इधर जब वो अपना वेट रख रहा है, ये तो W1 नहीं आया, ये तो W2 आ गया। तब कहा अच्छा तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मैंने कहा यार बेवकूफ नहीं बना रहा था, वो मेरा घर का मेरा बेटा है ना, वही थोड़ा इधर उधर कर दिया था तो गलत हो गया था, अब मैं क्या करूं बताओ। तुमने कहा मत घड़ो, मैं बताता हूँ क्या होगा, मेरा दाल कितना केजी का मैं बताता हूँ। तो इसके बाद टॉर्क बैलेंस करो, तो W2 इंटू L1 बराबर ये आएगा W इंटू L2। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा W स्क्वायर L1 L2 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो बनेगा W1 W2 L1 L2, L1 L2 कट गया, तो W की वैल्यू क्या बन गई, रूट W1 W2। तो तुमने कहा अच्छा तुमने जो तौला था ना, जो W1 आ रहा था 5 kg और W2 आ रहा था 50 kg, तुम्हें पता मुझे कितना दिया है, नहीं, मान लो W1 उसका तौला तो 5 kg आया, अगर दूसरे तौले तो 6 kg आ गया। तुमने कहा तुमने पता मुझे कितना दिया, तुमने मुझे इससे इसके बीच में दिया था। आपका लोग ना बीच में होना चाहिए, भाई इधर रख रहे हो तो 5 kg दे रहा है, इधर रख रहे हो तो 6 kg दे रहा है, तो सही वाला पता है क्या होना चाहिए, सही वाला सही में बीच में होना चाहिए, और वो कितना आएगा, रूट कर दो तो रूट 30 आना चाहिए, और रूट 30 एक्चुअल में रूट 30 kg का एक्चुअल में है, ठीक है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इसके बाद 25 तक डॉट बताओ। सर 25। कह रहा है कि अ बॉडी इज रोटेटिंग with the constant angular velocity about the vertical axis, inertial frame, the net force on the particle of the body on the axis is constant angular velocity, important word है, देखते रहना, और ये एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उसका हर पॉइंट का एक्सेलरेशन, हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर पॉइंट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये एक्सिस है, मान लो बड़ी सी एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ का पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन किसकी तरफ होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, और सेंटर एक्सिस पे ही तो होगा यहाँ पे, तो टुवर्ड द सेंटर होगा। तो अगर ये एक्सिस है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा, और सेंटर इसी एक्सिस पे होगा। जब एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है तो फोर्स भी टुवर्ड द सेंटर होगा, क्योंकि F बराबर m होता है, तो फोर्स किससे पास करेगा, इस एक्सिस से पास करेगा, ठीक है। तो द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, नेट अंडरलाइन है, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स F बराबर m होता है, तो पासिंग थ्रू एक्सिस, हॉरिजॉन्टल होगा और इंटरसेक्टिंग एक्सिस होगा, वर्टिकल एक्सिस है ना, वर्टिकल एक्सिस है और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा और एक्सिस से पास करेगा। इस क्यू का मतलब होता है, इस क्यू का मतलब होता है एक्सिस को न कट करे, इस क्यू का मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल है ना, बट ऐसे हो जाए, ऐसे पास कर दो, इसको कट ना करे, द स्क्यू लाइंस। सर इसमें force on the particle not on the axis, मतलब वो एक्सिस नॉट लिखा है ना, अरे Not पार्टिकल लिखा है एक्सिस पे ना हो, द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ द बॉडी नॉट ऑन एक्सिस,
एक्स एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो उस पर कोई पार्टिकल पार्टिकल ऑब्जेक्ट ऐसा क्यों? इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे ना, तो अगर कोई पार्टिकल है तो वो पार्टिकल एक्सिस पे ना हो तो उस पर फोर्स किससे पास करेगा, तो एक्सिस से पास करेगा क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका सेंटर एक्सिस पे होगा तो फोर्स भी एक्सिस से पास करेगा। अभी नहीं समझ आ रहा है क्या? 27, 28, 29, 30। तो 30 सर 30 30। आंसर ही नहीं मैच हो रहा था। देखो यस सर ये भी एकदम 30। फर्जी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये रॉड है, 30 क्वेश्चन, एक रॉड है L/4 दूरी पे है, ये L/4 है, L/4 है। अब इसको ऐसे है ना हिंज, यहाँ पे हिंज छोड़ दिया तो ऐसे भागेगा, तो जब वर्टिकल होता है तो पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी बताइए, वर्क रेजिस्टेंस होगा चेंज इन कैटेगरी। इसका वेट mg कहाँ पर होगा, यहाँ पे आएगा, और ये दूरी क्या होगा, अगेन L/4 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये L/2 है, L/2 है, ये L/4 है तो ये भी L/4 होगा। तो जब यही रॉड ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, तो mg यहाँ पर आ गया ना तो mg कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, mg इंटू था यहाँ पे, आ गया यहाँ पे, तो ये दूरी L/4 है ना, तो ये भी तो L/4 बनेगा, ये भी तो L/4 बनेगा। अगर ये L/4 है तो ये भी L/4 बनेगा, तो mg इंटू L/4, mg कोऑर्डिनेट, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की जगह पे इस सेंटर ऑफ मास को निकालेंगे, फिर पैरेलल सीजर लगा देंगे, तो ml²/12 प्लस m इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस L/4 है, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। सर ml²/12 होगा ना सर, तो 4 लिखा है। हाँ सॉरी, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में 35 सर 28, सर 28 बता दीजिएगा वो छोड़ के ऊपर। कह रहा है कि द टू मैन सपोर्ट, इसके बाद 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36। सर एक सेकंड, इसमें 30 सर, इसमें रिजिड बॉडी दिया है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, नॉन रिजिड बॉडी मतलब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36 12 36 ऊपर। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द रिजिड बॉडी which of following must remain constant? रिजिड बॉडी है ना, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रिजिड बॉडी। अच्छा, नेट फोर्स 0 है, किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, तो ये तो कंफर्म हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी कंजर्व, इससे क्या मतलब, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी रिजिड बॉडी है ना, ये तो कंजर्व है। रिजिड बॉडी की मोमेंट इनर्शिया सुनो तो पहले यार, ये डिपेंड करता है एक्सिस पे, अगर एक्सिस अलग अलग होगी तो मोमेंट इनर्शिया अलग अलग आएगा, एक्सिस अलग अलग होगी तो मोमेंट इनर्शिया अलग अलग आएगा, लेकिन अगर एक्सिस एक ही है तो है रिजिड बॉडी, तब सेम आएगा। तो मस्ट, अच्छा इसमें एंगुलर मोमेंटम ये जरूरी नहीं है, ये कंजर्व नहीं हो सकता, इसलिए नेट फोर्स 0 है तो मान लो एक फोर्स इधर से है और एक फोर्स यहाँ पे है, तो इसके बाद टॉर्क आ जाएगा ना, देखो ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा, तो टॉर्क आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, तो एट लीस्ट नॉट कंजर्व। सर इसमें मस्ट नहीं बोल सकते, डी दिया, आंसर डी दिया है सर। अगर इस एक्सटर्नल फोर्स को ये कह रहा है कि ये फोर्स एक्सटर्नल है, अगर इनको बोल रहा है कि बाहर से, मतलब सही में बाहर से आ रहा है, अगर ये फोर्स नहीं है तब फिर टॉर्क 0 आ जाएगा, अब फोर्स नहीं है तो ये भी 0 है, तो फिर लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब कंजर्व होगा जब एक्सिस वही रहे हमेशा। जैसे एक रिजिड बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट लगा घूमे जा रहा है, तो टॉर्क 0 रहा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, फोर्स 0 है लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, और एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंजर्व है, तब ये तीनों कंजर्व होगा। अब इस एक्सटर्नल के नाम पे, इंटरनल के नाम पे इंटरनल फोर्स क्या हो सकता है तब यहाँ पे, जो पेयर में होता है, ये पेयर नहीं है, ये पेयर नहीं, कपल बोल सकते थे, नॉट अ पेयर,
पेयर एक्सेल रिएक्शन पेयर नहीं है, एक्सेल रिएक्शन पेयर एक ही पॉइंट लगते हैं, जैसे इस तरीके से, ये इस पे ऐसे फोर्स, ये इस पे ऐसे लगाया, तो अगर ये फोर्सेस हैं तो इनका टॉर्क भी जीरो आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट, एक्सेल रिएक्शन पेयर एक ही पॉइंट पे काम करता है। तो अगर ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे काम कर रहे होते हैं, ये भी इधर से ये भी इधर से, तब इसके बाद देखो टॉर्क जीरो आ जाएगा। अगर यहाँ पे काम करे तो यहाँ पे काम करे और ये इंटरनल फोर्स है तो टॉर्क जीरो आ जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग काम कर रहा है तो नहीं आएगा। तो इस एक्सटर्नल के नाम पे अगर ये है कि वो बाहर के फोर्सेस, हालांकि सही भी है, अगर वो बाहर के फोर्सेस हैं वो नहीं हो तब तो सही में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम इनर्शिया कंजर्व। ठीक है, ठीक है, सही है। एक्सटर्नल के नाम पे यही होना भी चाहिए, बाहर से फोर्स ना हो। एक्सेल रिएक्शन पेयर इज नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल फोर्स होता है। एक्सेल रिएक्शन एक ही पॉइंट पे काम, ठीक है सर मतलब इसमें एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बोल दिया तो कोई लेंगे ही नहीं फोर्स, अगर नेट फोर्स बोल दिया तो तब जो है सिर्फ अरे लीनियर मोमेंटम एक्सटर्नल होगा फोर्स ना नहीं है तो नेट फोर्स तो वैसे भी जीरो होगा। अच्छा नहीं, अगर कह दिया नेट फोर्स जीरो है सर। तब फिर इसका आंसर यस यही होगा, लीनियर मोमेंटम बस कंजर्व होगा सर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यस कंजर्व, सर। बस ये दो कंजर्व होगा। उसके सर बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो फिक्स नहीं है ना, अरे एक्सिस मतलब वही है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि ये रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी पे एक एक्सिस बना दिया, इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है बट टॉर्क है, तो घूम रहा है, घूम रहा है, तो एक्सिस तो हमेशा वही रहेगी। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ओमेगा बढ़ भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, मोमेंटम से तो एमआर स्क्वायर होता है, तो आर थोड़ी चेंज हो रहा है, रिजिड बॉडी है ना, आर कहाँ चेंज हो रहा है, आर कहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि यस नेट फोर्स जीरो है तो हम आंसर देंगे बी एंड सी। ये नहीं कि अब अरे यार अजीब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो तुम इसी एक्सिस पर बात करोगे ना कि घूम रहा है इसके बाद, फिर अब नया क्वेश्चन बनाएंगे इसके बाद घूमेगा, क्यों घूमेगा। तो मोमेंटम से इसीलिए कंजर्व है क्योंकि इस एक्सिस को इसका मोशन हो रहा है, एक्सिस फिक्स्ड है। नेक्स्ट बताओ, एकदम क्लियर है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ठीक है, सही बात है, ऑल ऑफ दीज आंसर, ठीक है। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो बी और सी आंसर है। 40 तक डाउट बताओ, 40 तक, सर 39 37 में सर, 39 37 में ए नहीं सर, 39 में कह रहा 37 है, ये प्योर रोल कर रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी अगर मान लो भी है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, टू भी होगी, प्योर रोलिंग में। तो अगर मान लो एक सिलेंडर पे तुमने रस्सी ऐसे लपेट दी है, जब तुम रस्सी पे से खींचोगे ना तो रस्सी खुलेगी, रस्सी का जो हर पार्टिकल है, रस्सी का जो हर पॉइंट है, रस्सी का जो हर पॉइंट है वो टू बी से भागेगा, सेंटर बी से भागेगा। तो रस्सी का हर पॉइंट टू बी से भाग रहा है तो तुम भी तो टू बी से भाग रहे हो, कि तुम ऐसे थोड़ी खींच रहे हो, तुम रस्सी को हाथ से पकड़ते हुए ऐसे लेके जा रहे हो, मतलब तुम्हारे हाथ में रस्सी में स्लिपिंग नहीं है, रस्सी को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे लेके जा रहे हो ऐसे। तो जो वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी, वही वेलोसिटी तुम्हारी भी तो होगी टू भी। और ये जो डिस्क है उसका सेंटर भी से जा रहा है, तो डिस्क का सेंटर जितना दूरी तय करेगा तुम उसका डबल दूरी तय करोगे ना। तो डिस्क का सेंटर ने एल दूरी तय किया, एल डिस्टेंस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर ने अगर एल दूरी तय किया, सिलेंडर का मतलब सिलेंडर का सेंटर ने एल दूरी तय किया, तो तुम कितना दूरी तय करोगे, तो 2l दूरी तय करोगे, आंसर इज 12, ठीक है। और ये सही भी तो है, अगर मान लो कल्पना करके देखो, अगर इस पर रस्सी बंधी हुई है, ऊपर की रस्सी तुम खींच रहे हो आगे की ओर, तो ये भी एल दूरी तय करे और ऊपर का भी पॉइंट एल दूरी तय करे तो रस्सी खुलेगी ही नहीं ना। तो ये डिस्क कैसे है, ऐसे लपेटी हुई है, अगर ये भी एल जाए और ये भी एल जाए तो रस्सी क्यों खुलेगी, क्यों खुलेगी, रस्सी नहीं खुलेगी। तो ऐसे हो रहा है ना, ऐसे मतलब ऊपर तेज भाग रहा है, नीचे धीरा भाग रहा है, नीचे का सेंटर धीरा भाग रहा है, तो ऊपर ज्यादा खुल जाएगी रस्सी, तो कितना एक्स्ट्रा रस्सी खुलेगी, एल लेंथ रस्सी खुल जाएगी, मतलब ये इस तरीके से होगा बेसिकली, ये ऐसे रहा होगा। ये पहले डिस्क यहाँ पे है, सिलेंडर यहाँ पे है, और बाद में जब सिलेंडर यहाँ गया, यहाँ गया तो एल दूरी रस्सी खुल जाएगी, और एल दूरी इसका सेंटर एल दूरी तय कर दिया, इनिशियली यहाँ पे था। तो ये जो आदमी अब यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा है, तो आदमी ने कितना दूरी तय किया, पहले यहाँ था ना, आ गया यहाँ पे, तो इस इंसान ने दूरी तय किया 2l दूरी तय किया,
सेंटर ने एल दूरी तय किया और ऊपर की रस्सी और एल खुल गई, जिसकी वजह से आदमी को थोड़ा और आगे जाना पड़ा, एल दूरी, टोटल 2l दूरी तय हुआ। और इसको सिंपली तुम समझ सकते हो, सेंटर की वेलोसिटी v है, टॉप की वेलोसिटी 2v है, और रस्सी में आदमी में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, स्लिपिंग नहीं है, तो आदमी की वेलोसिटी भी 2v होगी। अगर आदमी की 2v है तो इसका v है। क्लियर हो गया? अगर मेरा 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तुम्हारा 5 है, तो तुम 5 मीटर जाओगे तो मैं 10 मीटर जाऊंगा। तो आंसर इज 12। 45 तक आप बताओ। सर 37। क्वेश्चन नंबर 37। Which of following सर उसमें ए ऑप्शन बस चेक कर लीजिएगा। linear moment of system is conserved? नहीं कंजर्व होगा, क्योंकि हिंज रिएक्शन ना इंपल्सिव फोर्स बन जाएगा। 37 में हिंज रिएक्शन इंपल्सिव फोर्स बन जाएगा, इंपल्सिव फोर्स बन जाएगा, क्योंकि ऐसे लगेगा ना, एक फोर्स ऐसे लगेगा और एक फोर्स ऐसे लगेगा। ये F1 मान लो, इसको F2 मान लो, तो ये तो इंपल्सिव फोर्स है, इसका इम्पैक्ट, तो ये भी इम्पैक्ट इंपल्सिव फोर्स बनेगा हिंज का, तो ये पार्टिकल है, तो इस पे भी F2 ऐसे दिखाओगे। अब सिस्टम पे क्या नेट फोर्स 0 है? नेट फोर्स 0 है? नहीं 0 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बस ये बच गया सिस्टम पे। अगर ये बच गया तो मोमेंटम विल बी नॉट कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 40 तक सर 40 कौन सा? सर 44 42 44 सर 42 क्वेश्चन नंबर 42। 42 में कह रहा है कि then the ratio of angular speed of the upper cylinder to lower cylinder is 42। देखो ये यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, और अगर ये v से भाग रहा है, v से भाग रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 है नीचे वाले की, तो ओमेगा 1 क्या लिखोगे? तो ओमेगा 1 लिखोगे तो v/2r, इसकी वेलोसिटी v है और बॉटम की वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी का चेंज, नॉर्मल वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाई 20 की दूरी लिखते हैं। याद करो, बताया था ऐसे कि इसकी v1 है, इसकी v2 है, तो कोई पूछे एंगुलर वेलोसिटी, तो v1 उल्टा करके दे देते हैं, इसको उल्टा करके ऐसे देते हैं, तो v1 माइनस v2 अपॉन l लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका v है, इसका 0 है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v माइनस 0 अपॉन 20 की दूरी इज 2r। अब बात करेंगे ऊपर वाले का, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी 2v है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा 2 है, तो ओमेगा 2 क्या लिखोगे? वेलोसिटी का डिफरेंस। तो जब इस पे खड़ा होके ऊपर वाले को देखोगे तो ये भी उल्टा करके दोगे ना, तो 3v हो जाएगा, और ये भी है उल्टा करके दे दो 3v हो गया। अब परपेंडिकुलर दूरी डिवाइड करो, तो 3v एंड डिवाइड बाई 2r, ये बनेगा 20 की दूरी 2r है ना। अब पूछ रहा है क्या, किसका रेशियो पूछ रहा है? रेशियो ऑफ अपर टू लोअर, अपर टू लोअर, तो अपर वाला ओमेगा 2 है, ओमेगा 1 निकालना है, तो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 निकालना है, डिवाइड करो, जब ओमेगा 2 को ओमेगा 1 से डिवाइड करोगे दैट इज 3, आंसर इज 3। इसके बाद 43 44 43 44 सर 44 43 44 43 में कह रहा है कि shown in the figure uniform disk of mass m is rolling without slipping इतना the b crosses the b, ये रफ है ना, the pure rolling, ये हमेशा प्योर रोलिंग परफॉर्म करता रहेगा, ये प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगा। इसलिए भाई शुरू में प्योर रोलिंग कर रहा है ना, अगर शुरू में प्योर रोलिंग कर रहा है तो v = r ओमेगा शुरू में ही होल्ड कर रहा है, शुरू में ही होल्ड कर रहा है, तो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, मतलब ये जो डिस्क है ना, ये जो डिस्क है, बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, और धरती की वेलोसिटी क्या है? वो भी 0 है, और ये भी बढ़ नहीं रहा है, ओमेगा बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट है v और ओमेगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लगे तब तो v और ओमेगा चेंज हो। इसका मतलब बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 है और धरती की वेलोसिटी 0 है। अगर मान लो दो पॉइंट की वेलोसिटी सेम है तो क्या उसके बीच में फ्रिक्शन आएगा? नहीं, फ्रिक्शन तो तब आता है जब वेलोसिटी अलग अलग होने की टेंडेंसी होती है या होती है वेलोसिटी अलग अलग। तो इसमें दोनों की वेलोसिटी सेम है और अलग होने की टेंडेंसी बनी है। टेंडेंसी कब आएगी? जब इस डिस्क सिलेंडर पे अलग से कोई फोर्स लगाओगे। जैसे अगर मैं ऐसे बना के यहाँ पे फोर्स लगा दिया तो ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को चेंज करने की टेंडेंसी रखता है। जब टेंडेंसी रखेगा तो बॉटम पे फ्रिक्शन की आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब आना
तब आना चाहेगा कि अब टेंडेंसी आ गई ना, अब हमारे आने से इस भी को और ओमेगा में ये रिलेशन होल्ड करवाना है, इसलिए फ्रिक्शन है, क्योंकि भी को चेंज होने की टेंडेंसी एफ ने बढ़ा दिया। अब बाहर से तो इस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अभी को स्क्वायर ओमेगा अगर शुरू में होल्ड कर चुका है, एक बार होल्ड कर चुका है, तो जब इस भी को चेंज करने के लिए कोई आएगा तब तो जाके नीचे फ्रिक्शन आएगा, कहीं कि हाँ यार वो भी चेंज हो रहा है तो क्या पता ओमेगा चेंज हो जाएगा, तो फिर मुझे आना पड़ेगा शायद। भी को चेंज होने का कोई यही नहीं है कारण, चेंज नहीं हो सकता भी, तो ओमेगा जो है शुरू में वही रहेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन आएगा ना, फ्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब कि ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ये रफ हो या ना हो, यहां पे फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो ये फ्रिक्शनलेस है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, ये रफ हो या ना हो फ्रिक्शन को आना ही नहीं है। तो जब ये फ्रिक्शनलेस है तभी भी ना मत है, हमें चाहिए नहीं, फ्रिक्शन की नीड ही नहीं है प्योरली परफॉर्म करने के लिए। यहां पे जब नीड नहीं है तो जैसा वो रफ सरफेस चल रहा था वैसे ही वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चलेगा। तो वो प्योर रोलिंग पहले परफॉर्म कर रहा था, अभी भी यस परफॉर्म। सर। हाँ, कब गड़बड़ होता, जब यहां पे सेंटर पे या कहीं भी तुम फोर्स लगा दिए होते ना, तो यहां पे फ्रिक्शन आता प्योरली परफॉर्म करने के लिए। तो जब वो इस सरफेस से जाता, इस सरफेस से जाता, तो ये तो रह गया, बट ये तो गायब हो गया। अब यहां पे प्योरली दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो प्योरली हटना शुरू हो जाएगा। बाहर से कोई फोर्सिंग लगा है, जब बाहर से कोई फोर्सिंग लगा है तो जैसे यही है, मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये सरफेस रफ, सर फ्रिक्शन आगे होगा। अरे आगे हो चाहे पीछे हो, वो डिपेंड करता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, मैंने कहा था ना कि मन करे तो पीछे मारो, मन करे तो आगे मारो, तुम्हारी मर्जी है। मैथमेटिक्स अंतिम में जब आंसर लाता है वो बता देगा कि फ्रिक्शन पीछे रहेगी आगे रहेगा। प्लस आ गया तो तुम्हारा सही माना है, अब माइनस आ गया तो जितना तुम आगे मानो तब पीछे आगे दिखा दो, उल्टा दिखा दो, हो गया आंसर। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि अगर ये सरफेस रफ है, अब इस सिलेंडर पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, अब भी कस्ट आर ओमेगा शुरू में होल्ड कर चुका है, तो इस भी को चेंज करने का कोई अलग से फोर्स अगर नहीं है तो यहां पे फ्रिक्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा। अबे आना भी नहीं चाहिए, आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। देखो अनर्थ कैसे होगा, देखो बताता हूं अनर्थ कैसे होगा। ये रफ सरफेस है सपोज करो, अभी को स्टार में का ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, और किसी ने कहा कि सर यहां पे मैं फोर्स लगाऊंगा, ये फोर्स नहीं लगाना है ना, मुझे अब फोर्स नहीं लगाना है। अब मैंने कहा कि नहीं फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगा, चलो मैंने कहा कि फ्रिक्शन आएगा, भी ऐसे ओमेगा ऐसे है। तुमने कहा कि फ्रिक्शन आगे दिखा दो, दिखा दो आगे। अगर फ्रिक्शन आगे दिखा दोगे तो वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन भी के डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ गई, लेकिन ये फ्रिक्शन इस ओमेगा के उल्टा टॉक देगा ना, उल्टा टॉक देगा ना ऐसे, तो ओमेगा को घटा देगा ना, तो भी को आर ओमेगा होल्ड पाएगा ना, गलत हो गया, गलत हो गया ना, तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। अगर फ्रिक्शन आगे आ गया तो भी को बढ़ा देगा और ओमेगा को कम कर देगा, और ओमेगा को अगर कम कर दिया तो भी बराबर आर ओमेगा होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो बॉटम पे स्लिपिंग हो जाएगी। फ्रिक्शन यही नहीं चाहता है, फ्रिक्शन क्या चाहता है, स्लिपिंग ना हो। ओके यार अर्थ हो गया मेरे आगे आने से, तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन कहेगा कि मैं अब पीछे काम करूंगा, पीछे काम कर देगा। जब ये फ्रिक्शन पीछे काम करेगा तो इस भी के उल्टा है ना, भी को घटा देगा, और ओमेगा के सेंस में टॉर्क दे रहा, देखो फ्रिक्शन टॉर्क कैसे आएगा, ओमेगा भी सेंस ओमेगा को बढ़ा देगा, फिर भी आर ओमेगा होल्ड नहीं करेगा, फिर स्लिपिंग होगी बॉटम पे। तो फ्रिक्शन कहेगा यार बड़ा मुश्किल चीज है मेरे लिए, आगे लग रहा हूं तभी भी स्लिपिंग लग रही है, आ रही है, पीछे लग रहा हूं तभी भी स्लिपिंग आ रही है। अब मैं यही चाहता हूं स्लिपिंग ना हो, तो मैं कहूंगा यार जब मेरे आगे लगने स्लिपिंग आ रही है, पीछे स्लिपिंग आ रही है, तो बेटर नहीं लगो ना। अगर मेरे नहीं लगने से स्लिपिंग नहीं हो रही है तो यही बेटर। तो फ्रिक्शन यहां से क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, कहेगा ना अब मैं नहीं आऊंगा। स्टैटिक फ्रिक्शन हो ना, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो से लेकर लिमिट के बीच कुछ भी हो सकता है, तो फ्रिक्शन क्या है कि मैं स्टैटिक जीरो डेट कर लूंगा, जीरो डेट कर लिया, अब भी को स्क्वायर ओमेगा हो गया। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो भी चेंज नहीं होगा, टॉर्क नहीं आएगा, ओमेगा चेंज नहीं होगा, तो भी को स्क्वायर ओमेगा होल्ड करता रहेगा, बॉटम पे स्लिपिंग नहीं होगी, नहीं होगी, बढ़िया है, नेचर यही चाहता है स्लिपिंग ना हो। तो
अगर ये रफ हो तभी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, और फ्रिक्शन लेस हो तभी फ्रिक्शन नहीं रहेगा। ये रफ होता तभी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, और फ्रिक्शन लेस होता तभी भी नहीं रहेगा। तो क्या फर्क पड़ता है, वो यहाँ पे रहते हो चाहे यहाँ पे रहते हो, फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो प्योर रोलिंग को पहले कर तो बाद में भी क्या करेगा, प्योर रोलिंग करेगा। इसके बाद 44, 45, 46, सर सर 44 44 44 क्या है? देखो तो 40, 47 के बाद सर 49 सर 45, 46 और 47, 49 44 क्वेश्चन मैं अभी तुम्हें अलग से थ्योरी पार्ट में बता देता हूँ। 47 पे डाउट बताओ। 48, 49 सर 49 48 भी है। सर 48 देखो 48 एकदम 48 वही क्वेश्चन अभी भी बता रहा था तुमको। कह रहा है कि ये प्योरली परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे प्योरली परफॉर्म कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेना समझ में जाएगा। ये प्योरली परफॉर्म कर रहा है, तो क्या यहाँ पे बॉटम पे फ्रिक्शन होगा ना? क्यों? बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो बॉटम में फ्रिक्शन नहीं होगा। जब बॉटम फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो इसकी जब एबीडी बनाओगे, इसकी जब एबीडी बनाओगे नीचे वाले का, जब नीचे वाले प्लेट की एबीडी बनाओगे, नीचे वाले प्लेट की एबीडी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है। तो ये जो की लगा हुआ है, जब यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है, मतलब इस स्फीयर का इस वाले से कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब ही नहीं है, सिर्फ वर्टिकल फोर्स से मतलब। ऐसे फोर्स लगा सकते हैं नॉर्मल डायरेक्शन, ये वाला, ये जो स्फीयर ऊपर वाला है वाला, ये ऐसे फोर्स बस लगाएगा, ये ग्राउंड से आएगा ऊपर की फोर्स m2। तो मुझे बताओ जब यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो इस कील को निकाल दो तभी भी तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर ये स्फीयर इस पे फ्रिक्शन, अगर ये स्फीयर इस पे फ्रिक्शन लगा रहा होता तो तुम फ्रिक्शन ऐसे दिखाते, अब कील को हटा देते, तो इस फ्रिक्शन की वजह से ये भाग जाता। फ्रिक्शन ही नहीं है ना, प्योर रोलिंग में है, बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो फ्रिक्शन वहां पे जीरो रहेगा। अब फ्रिक्शन अगर जीरो है तो कील को हटाओ या लगाओ वही रहेगा। इसका मतलब जो कौन है, S will begin to sleep on P ना, क्यों स्लीप करेगा, फ्रिक्शन की जरूरत है नहीं। P will begin to move, गलत। The speed of S will decrease, गलत। There will be no change of the motion of S and P will still at rest, एकदम सही है, कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन 49, 50, 51, 52, 53, 49 और 50 सर 49 और 50 बोला 49 और 50 कह रहा है कि body is given translational velocity and kept on the surface that has sufficient friction. A body given translational velocity, body will move forward before pure rolling, body will move backward before pure rolling, body will start moving pure rolling immediately, none of this। अरे देखो sufficient का मतलब क्या है, इमीडिएटली तो कुछ नहीं होता है। अगर मान लो कि स्फीयर ही है, अगर तुमने इसको ट्रांसलेशन वेलोसिटी दे दी तो ठीक है, फ्रिक्शन बॉटम पे आएगा पीछे की ओर, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके ओमेगा को बढ़ाएगा, ओमेगा को इस सेंस में मिला के बढ़ाएगा, कि फ्रिक्शन का टॉर्क कैसे आएगा, ओमेगा भी इसी सेंस का है, तो ओमेगा को बढ़ाएगा और भी को कम करेगा ना, ये फ्रिक्शन भी को कम करेगा, तो भी को कम करेगा और ओमेगा को बढ़ाएगा। भी इक्वल्स टू आर ओमेगा, जब होल्ड करेगा ओमेगा बढ़ाएगा, भी को कम करेगा, और जब ये होल्ड करेगा प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको होल्ड करने में कुछ तो समय लगेगा, इनफाइनाइट फ्रिक्शन थोड़ी है कि इमीडिएट, इनफाइनाइट भी होता तभी भी यार वो इमीडिएट, ठीक है तब इमीडिएट बोल सकता था। इसका मतलब भी को कम करेगा, ओमेगा बढ़ेगा, इस कम करके ओमेगा को बढ़ा के यहां तक लाने में कुछ समय लग जाएगा। इसका मतलब कि शुरू में भी ज्यादा होगा ना ओमेगा से, तो सेंटर किधर भागेगा, आगे भागेगा, तो सेंटर आगे भागेगा स्लिप करते हुए, अब बाद में प्योर रोल परफॉर्म करके फिर आगे भागेगा, पीछे नहीं आएगा। बॉडी विल मूव फॉरवर्ड बिफोर प्योर रोलिंग, ऑफ कोर्स सही कह रहा है। बॉडी विल मूव बैकवर्ड, गलत कह रहा है। बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोलिंग इमीडिएटली, इमीडिएटली तो वर्ड बड़ा अजीब है, इमीडिएट का मतलब क्या है, कैसे, कुछ तो समय लगेगा। आंसर विल बी ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कह रहा है कि a body of mass m radius r is rotated with the angular velocity omega as shown in the figure, kept in the surface that has the sufficient friction, the body will move। एकदम सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है,
बैकवर्ड फर्स्ट, गलत कह रहा है। फॉरवर्ड फर्स्ट देन मूव बैकवर्ड, गलत नहीं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ना, एस शोन इन द फिगर, ठीक है। सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सुनते रहना, ओमेगा है। कल्पना कर लो ये पॉइंट पीछे भागेगा तो फ्रिक्शन लगेगा, आगे लगेगा, सिर्फ ओमेगा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो बॉटम पॉइंट देखो किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन आगे। जब फ्रिक्शन आगे लगेगा वो क्या करेगा, सेंटर की वेलोसिटी v को बढ़ाएगा, आगे बढ़ाता ना। और सेंटर किधर भागता है, v के बेस भागता है, ओमेगा के बेस नहीं। अगर ये डिस्क आगे भाग रहा है, क्यों, क्योंकि सेंटर की वेलोसिटी आई तो है, ओमेगा से कोई मतलब नहीं। अरे वेलोसिटी भगाएगा, ओमेगा तो घुमाता है, घुमाता है, घूमने थोड़ी आया, भागने आया। तो सेंटर की वेलोसिटी आगे आएगी, एफ बढ़ाएगा, अब v को बढ़ाएगा लेकिन ओमेगा को कम करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन उल्टा आएगा, उल्टा आएगा, उल्टा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब v = r ओमेगा होल्ड कर जाएगा, और जब v = r ओमेगा होल्ड करेगा तब तक फ्रिक्शन आगे काम करेगा, जब तक ये होल्ड करेगा, मतलब जब तक v की वैल्यू कम रहेगी r ओमेगा से, जब तक सेंटर की वेलोसिटी r ओमेगा से कम रहेगी फ्रिक्शन आगे रहेगा, ठीक है, आगे रहेगा। लेकिन जैसे ही v = r ओमेगा होल्ड कर गई फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। अभी पहले वाला जैसा बाहर से फोर्स लगा नहीं है, अब प्योर रोलिंग शुरू हो गई, अब प्योर रोलिंग शुरू हो गई, फ्रिक्शन तुरंत गायब। तो फ्रिक्शन तभी तक आएगा जब तक कि ये प्योर रोलिंग परफॉर्म ना करे। तो फ्रिक्शन आगे की ओर है कब तक, जब तक प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग नहीं किया तब तक आगे की ओर। जैसे प्योर रोलिंग किया फ्रिक्शन गायब हो गया, वो प्योर रोलिंग करते हुए आगे भागेगा। v = r ओमेगा होल्ड कर रहा है ना, वेलोसिटी भी तो आगे है, कम पीछे थोड़ी हो गया, आगे ही। तो विल फर्स्ट देन गलत है, सी पार्ट, विल मूव फॉरवर्ड ऑलवेज, एकदम सही कर रहा है। फ्रिक्शन आगे काम करेगा तो आगे कर भागेगा। अब फ्रिक्शन कब तक आगे काम करेगा, जब तक v = r ओमेगा होल्ड ना कर जाए। जब v r ओमेगा होल्ड कर जाएगा फ्रिक्शन गायब हो गया, जिससे पहले था गायब, उसके बाद प्योर रोलिंग करते आगे भाग जाएगा। सर तो सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर यस सर, पिछले वाले में साइड क्यों है, मतलब दोनों में ओमेगा की डायरेक्शन तो सेम ही जा रही है। तो कहा मैंने कहा, इसमें भी तो कारण आगे ही जा रहा है। लेकिन फ्रिक्शन की तो डायरेक्शन सर अलग है ना सर दोनों में। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में वेलोसिटी शुरू में 0 थी, तो फ्रिक्शन वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए आया। ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन मतलब ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे सिर्फ वेलोसिटी है। तो बॉटम पॉइंट आगे भाग रहा है ना, तो फ्रिक्शन पीछे आएगा। 49वां क्वेश्चन ऐसे है, और 50वां क्वेश्चन ऐसे ऐसे तो ऐसे। नीचे वाला देखो, सिर्फ नीचे को, नीचे देखो नीचे कैसे भाग रहा है 50वां क्वेश्चन। तो ये अगर ऐसे भाग रहा है फ्रिक्शन आगे आएगा, और 49वां क्वेश्चन ऐसे ऐसे। नीचे वाला कैसे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, फ्रिक्शन पीछे। तो सर 49 में मतलब फ्रिक्शन एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है सर स्फीयर को। हाँ 49 में सिर्फ ट्रांसलेशन वेलोसिटी दे रहा है। नहीं सर, फ्रिक्शन एंगुलर दे रहे हैं सर, फ्रिक्शन एंगुलर दे रहा है। अब वेलोसिटी को कम करेगा, लेकिन मान लो वेलोसिटी आगे है ना, 10 के बराबर आगे है, तो फ्रिक्शन कम करेगा, तो 10 से अचानक से 0 थोड़ी कर देगा भाई। 10 से इस तक, यहां तक लाना है ना, तो 10 से मान लो v 5 लाया, ओमेगा इतना लाया ताकि ये इसके बराबर हो गया। तो अब घटा रहा है ना, लेकिन है तो आगे ही। जैसे पत्थर को मैं ऊपर को फेंकूं तो जी तो नीचे है, लेकिन भाग तो ऊपर है, भाग रहा है वेलोसिटी की वजह से। तो 49 में ऑलरेडी वेलोसिटी पहले से है, तो भागेगा आगे ही, क्योंकि फ्रिक्शन उसको कम कर रहा है, निगेटिव थोड़ी कर दिया, तो भागेगा आगे। और क्वेश्चन नंबर 50 में वेलोसिटी 0 है ना, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49 में फ्रिक्शन वेलोसिटी को घटा रहा है, तो पहले से कुछ वेलोसिटी है, तो कुछ है ना, अंडरलाइन कुछ है ना, तो आगे लेके जाएगा। अब 50वें क्वेश्चन में वेलोसिटी हाई नहीं है, उसको बढ़ाना है, तो फ्रिक्शन वेलोसिटी को 0 से बढ़ा रहा है, लेकिन बढ़ा रहा आगे ना, तो आगे जाएगा। कोई चीज भागता है वेलोसिटी की वजह से, फोर्स की वजह से नहीं। वेलोसिटी आगे तो आगे भागेगा। किसी स्टेट पे तुम्हें जानना है कि वो कहां जा रहा है, उससे पूछो तुम्हारी वेलोसिटी किधर। ये नहीं कि तुम्हें फोर्स कर लगा हुआ है, वेलोसिटी आगे है, आगे भागोगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 में वेलोसिटी 0 है शुरू में, सेंटर वेलोसिटी 0, सिर्फ उसमें ओमेगा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा से, सिर्फ ओमेगा है।
क्वेश्चन नंबर सर 51, 53 7 52, सर 57 अभी रुको, सर 53, 53 53 yes sir. मैं ऑर्डर बोलते जा रहा हूँ, तुमको उसी ऑर्डर में चलना है. अ सर्कुलर wooden loop of mass m radius r, flat horizontal surface, a bullet of mass m, thickness is the angular velocity with the system rotated just after bullet is. ये ना मॉड्यूल क्लास में बता चुका हूँ. एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्वेशन. ये लूप बोलो. सर लूप क्या होता है? अरे ये सही वाला बताया. सर्कुलर वुडन लूप है ना, लूप मैंने डिस्क पे कराया था, याद करो कि एक डिस्क है और मास m का Yes, sir. इधर से मास m जाके टकरा रहा है. याद आ रहा है? Yes sir. मैं वीडियो भेजता हूँ, देखो. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. बस फर्क क्या है कि ये क्या है, डिस्क है. वुडन लूप ना रिंग जैसा होता है, रिंग जैसा. ये रिंग है, मैंने डिस्क पे कराया था. देखो 54, 55, 56, 57, सर 57. 57. 57. देखो 57 कल्पना करने वाले क्वेश्चनों में से है. ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस देन एक्यूट एंगल थीटा. ये जो थीटा होगा इस पे रिलेशन बताइए. तुम कल्पना करो, ये जितना थीटा कम होगा उतना ही वो बेंड कर जाएगा. कल्पना करके देखो कि थीटा अगर ऐसे है, ऐसे कर रहा हो, ऐसे कर रहा हो, जितना थीटा कम रखोगे उतना ही गिरने के चांस है. इफ थीटा कम करेगा तो गिर जाएगा. अच्छा, थीटा कम कर रहे हो, अगर मैं कहूँ थीटा और कॉस की रिलेशन की बात करूँ, थीटा को डिक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब कॉस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. कॉस का उल्टा फंक्शन होता है. थीटा कम करोगे तो कॉस इंक्रीज करेगा. तो मैं चाहता हूं कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे ये गिरने के चांसेस हैं, इसके शुरू होंगे. जैसे यही है, ऐसे है तो नहीं गिरेगा. अगर ये ऐसे है, अगर तुम इसको ऐसे दिखाते हो, ऐसे दिखाते हो, तो ये नहीं गिरेगा. लेकिन इसको हल्का सा तुमने टिल्ट कर दिया, ऐसे टिल्ट करके ऐसे कर दिया, तो हो सकता है कि रुका रहे. लेकिन तुमने और टिल्ट कर दिया, और टिल्ट कर दिया, और टिल्ट कर दिया, ऐसा क्या होगा? तो तुमने सुना होगा कि पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है. सुना है ना, पीसा की मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है. नहीं सुना है? सुना है. सुना है. यस तो क्यों Yes, sir. नहीं गिरती है? क्योंकि उसका जो वेट होता है ना, वेट mg, उसके बेस से पास कर रहा होता है. बेस से निकल गया तो गिर गया, क्योंकि टॉर्क आ जाएगी ना बॉटम पॉइंट के अबाउट. अगर इसके अबाउट टॉर्क, जो एंड है ना, इसके अबाउट अगर टॉर्क है, सुनते ना, अगर इसके अबाउट टॉर्क इस सेंस में आ गया, इस सेंस में आ गया, लुढ़क जाएगा. और इसके अबाउट टॉर्क अगर उल्टा सेंस में है तो क्यों गिरेगी? चांस नहीं है. गिरने का चांस कब होता है? जब टॉर्क उल्टा सेंस में आता है. जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं गिर गया. क्यों गिर गया? टॉर्क ऐसे आएगा. ठीक है, इसका मतलब पता है टॉर्क क्यों ऐसे आएगा? इस पूरे की जो mg है ना, इस पूरे का जो वेट है mg, वो इस एंड के, जिसके अबाउट बेंडिंग होनी है, जिसके अबाउट टॉपलिंग होनी है, उस एंड के इधर जाए mg, तो गिर जाए. तो जो सेंटर ऑफ मास है, वर्टिकल लाइन सेंटर ऑफ मास, वो किसी भी हाल में इस लाइन के, इस वर्टिकल लाइन के, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो इस एंड से, इस एंड से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया. अगर mg इस लाइन के इधर आ गया तो गिरा देगा, बेंडिंग इधर हो जाएगी. mg अगर इधर आ गया तो टॉर्क इसके अबाउट ऐसा आएगा और तब फिर बेंड कर जाएगा, बेंड कर जाएगा. तो mg को किसी भी हाल में इस लाइन के, mg को किसी भी हाल में इस लाइन के इधर नहीं होना चाहिए. इधर हो जाए तो ठीक है, बट इधर नहीं होना चाहिए. अच्छा, इधर होगा तो इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि बाकी काम टॉर्क, नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क बैलेंस कर लेता है. तो इस वर्टिकल लाइन के इधर नहीं होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? मतलब जस्ट क्रिटिकल कंडीशन पे, क्रिटिकल अंडरलाइन है, क्रिटिकल कंडीशन पे मैं क्या दिखाऊंगा? क्रिटिकल कंडीशन में ऐसे दिखाऊंगा, इस तरीके से. देखो, अच्छा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सुनना सही से, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इससे मिला दूं, तो
सेंटर ऑफ मास इसी लाइन के तो बीच में होगा, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन का तो बीच होना चाहिए, बाइसेक्ट करता है ना इसको, अगर इसी मिलाओगे तो सेंटर मास यही तो है। तो मैंने ये कहा तुमसे कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन के बीच में होगा, और यही लाइन क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए, वर्टिकल हो जाए। तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की, उसमें इस लाइन को वर्टिकल बनाना पड़ेगा। एमजी वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल होता है, एमजी का डायरेक्शन वर्टिकल होता है, एमजी ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, एमजी ऐसे होता है। तो इसी एमजी को इससे पास करना है ना, जब पास कराओगे तो एमजी को वर्टिकल आना पड़ेगा ना, वर्टिकल, और रहेगा इसी लाइन पे, तो इस लाइन को वर्टिकल होना पड़ेगा, वर्टिकल होना पड़ेगा। मतलब कायदे से ना इस तरीके से बनना चाहिए। अगर इस ट्रायंगल को मैं बनाऊं, अगर मैं इस ट्रायंगल बनाऊं, इस ट्रायंगल को बनाऊं, तो मैं ट्रायंगल ऐसे बनाना चाहूंगा, ऐसे, इस तरीके से। ये है बेसिकली, ये है, ये क्रिटिकल कंडीशन है जहां पे बेंडिंग होगी, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब देखना, ये वाला एंगल क्या था, थीटा था। ये साइड लेंथ किसके बराबर है, ए के बराबर है, और ये लेंथ किसके बराबर है, बी के बराबर है, और ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी तो सेंटर ऑफ मास एमजी इससे पास करेगा, इस एज से पास करेगा। तो तुम मुझे बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में मैं कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, इसको थीटा 1 मान लो, कॉस थीटा ही मानो, कोई बात। तो मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन ए लिख सकता हूँ। तो कॉस थीटा इज बी अपॉन ए। अब मुझे बता, अगर कह रहा है क्वेश्चन पढ़ना, laying at a rest and equilibrium on the frictionless surface, then acute angle theta is, acute angle theta is, इक्विलिब्रियम पर रखना, इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये जो एंगल, रुको इसको थीटा 1 मान लो, क्रिटिकल एंगल थीटा 1 है, ये बनेगा थीटा 1, मान लिया थीटा 1। तो तुम मुझे बताओ, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो ये जो थीटा होना चाहिए, ये जो थीटा होना चाहिए, इस थीटा 1 से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए ये जो एंगल थीटा होना चाहिए इस थीटा 1 से ज्यादा होना चाहिए, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा 1, ये होना चाहिए, तब जाके तुम कहोगे कि ये इक्विलिब्रियम पर आएगा। इवन इक्वालिटी लगेगा तभी भी, क्योंकि जस्ट इससे पास करेगा तो टॉप जीरो आएगा, जीरो आएगा तो रुका ही रहेगा, हल्का सा मार दोगे गिर जाएगा, इक्वालिटी वर्ड करेगा। अब बात करते हैं, यहां पर लगा दो तरफ कॉस लो, कॉस लेने पे इक्वालिटी इंटरचेंज हो जाती है, उल्टी हो जाती है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो क्या कहूंगा, कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा 1, और कॉस 1 क्या है, बी अपॉन ए है, मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू बी अपॉन ए, आंसर इज ए पार्ट। ठीक है, इसके बाद 58 पार्ट 2 1 से 5। सर सर एक बार वो 56 में स्लाइडिंग और उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या होगा, पहले वो एक बार बताएं। अरे एक बार उस वीडियो को और देखो, टॉपलिंग और ये स्लाइडिंग। क्वेश्चन ना कॉपी, वीडियो को देखो, उससे मैंने क्या कहा था, उससे मैंने ये कहा था कि स्लाइडिंग के लिए क्या होना चाहिए और टॉपलिंग के क्या होना चाहिए, एंगल निकाला गया था, एंगल थीटा, जो पहले आएगा वो पहले परफॉर्म करेगा। ठीक है, टॉपलिंग बिफोर सर ऐसे ही किया था। बार फिर इसको ट्राई करो, या देखो बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें क्या रहेगा, a block square इतना इतना हाइट h है, the coefficient of mu the angle of theta, the plane is gradually increases, theta increase कर रहा है, तो ये पहले क्या परफॉर्म करेगा, टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग इफ। देखो स्लाइडिंग करने के लिए जो mg sin थीटा होना चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि स्लाइडिंग हो तो जो mg sin थीटा होना चाहिए वो फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, mg sin थीटा होना चाहिए, mg म्यू mg cos थीटा होना चाहिए। स्लाइडिंग कब करेगा, जब mg sin थीटा म्यू जी cos थीटा ज्यादा होगा, इसका मतलब स्लाइडिंग के लिए tan थीटा जो होना चाहिए दैट इज ग्रेटर देन म्यू, ये कंडीशन होना चाहिए, स्लाइडिंग के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। ग्रेजुअली इंक्रीजेस, और स्लाइडिंग के टाइम पे अगर इसको तुम ग्रेजुअली बढ़ा रहे हो, और टॉपलिंग के लिए क्या होना चाहिए,
टॉपलिंग के लिए इसके अबाउट तुम टॉर्क 0 कर देते हो ना, याद करो। इसके अबाउट नहीं, तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट करना, ज्यादा बेटर वर्ड मैंने बताया था। ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये रेस्ट के लिए होता है, अदरवाइज नहीं होता है यार। इसलिए मैं जल्दी करने के चक्कर में बता रहा हूँ, अदरवाइज बताना नहीं चाहिए था। और mg कॉस्ट ऐसे पास करेगा, एन यहाँ पे आ जाएगा और फ्रिक्शन यहाँ पे होगा। तो इसके अबाउट टॉर्क को टॉपलिंग करवाना, मैं चाहता हूँ टॉपलिंग हो जाए, टॉपलिंग हो जाए। तो mg साइन थीटा इधर से घूमना चाहिए और ये ऐसे आएगा, तो ये वाला ज्यादा आना चाहिए। मतलब mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन mg साइन थीटा इंटू ये डिस्टेंस क्या है, h/2 है, h/2 mg साइन थीटा इंटू h/2, ये a है। दैट टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन mg cos थीटा इंटू ये a/2। तुम लोग हमेशा सेंटर ऑफ मास वाला ही हेल्प लेना, ध्यान रखना, उसमें कभी सूडो फोर्स का चक्कर नहीं आता, हमेशा आंसर सही आता है। जो मैं ले रहा हूँ वो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पॉइंट भाग नहीं रहा है, ये वाला पॉइंट भाग नहीं रहा है ना, इसलिए मैं इसका हेल्प ले रहा हूँ, अदरवाइज नहीं लेता। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से क्या आ गया, tan थीटा की जो वैल्यू आ गई, दिस इज ग्रेटर देन E अपॉन H। तो टॉपलिंग होने के लिए tan थीटा E अपॉन F से ज्यादा होना चाहिए। तो कह रहा है कि टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, अच्छा ये tan थीटा म्यू से ज्यादा है, ये tan थीटा A अपॉन S से ज्यादा है। मैं चाहता हूं टॉपलिंग हो, स्लाइडिंग ना हो। ये पार्ट क्या कर रहा है, ये पार्ट कह रहा है टॉपलिंग हो, स्लाइडिंग ना हो। मतलब tan थीटा A अपॉन S से ज्यादा हो। अच्छा ये वाला θ1 मान लो, इसको θ1 मान लो। स्लाइडिंग के लिए एंगल θ1 चाहिए, लेट स्लाइडिंग के लिए एंगल θ1 चाहिए, और टॉपलिंग के एंगल मान लो θ2 चाहिए। तो tan θ1 इससे ज्यादा, और इसके लिए tan θ2 मान लिया। समझ लो क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि स्लाइडिंग हो, अगर इसको बढ़ा रहे हो तो θ1 एंगल अटेंड कर रहा है तो स्लाइड कर रहा है, तो ये कंडीशन नोट करना चाहिए। और अगर इसको बढ़ा रहे हो तो θ2 एंगल अटेंड कर रहा है तो टॉपल कर जाएगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, टॉपलिंग चाहिए, स्लाइडिंग नहीं चाहिए, टॉपलिंग चाहिए, स्लाइडिंग नहीं चाहिए। तो टॉपलिंग के लिए θ2 E अपॉन S से ज्यादा है, और इसको अगर ग्रेजुअली बढ़ा रहा हो, ग्रेजुअली बढ़ा रहा हो, ग्रेजुअली बढ़ा रहा हो इस एंगल को, तो मैं चाहता हूं कि पहले ये अटेंड करे, मैं चाहता हूं कि पहले ये अटेंड करे, ना कि ये अटेंड करे। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसका एंगल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, तो θ1 और θ2 में मैं किसको चाहूंगा कि पहले ये अटेंड करे, θ2 को अटेंड करे, तभी तो जाके टॉपल करेगा। देखो टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, तो θ2 पहले अटेंड करे, इसका मतलब हो गया कि θ2 जो है वो θ1 से कम होना चाहिए। भाई मैं चाहता हूं टॉपल हो, और इसको ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूं, ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूं, ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूं, तो पहले एंगल कौन आएगा, θ2 कि θ1 चाहिए। अगर मुझे टॉपलिंग करवाना है तो पहले θ2 चाहिए ना, इसका मतलब θ2, इसके लिए θ2 क्या होना चाहिए, लेस देन θ1 होना चाहिए। और 10 इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों साइड में जब लगाओगे 10 10 तो इक्वालिटी यही होल्ड करेगी। इसका मतलब E अपॉन H म्यू से कम होना चाहिए। E अपॉन H म्यू से कम, अगर E अपॉन H मान लो म्यू से कम हो गया, अगर टॉपल E अपॉन H म्यू से, ये पहले चाहिए ना, तो E अपॉन H तो ज्यादा होगा ना, अगर म्यू से कम आ गया, सुनो पहले, अगर E अपॉन H मतलब इक्वालिटी लगी तो ज्यादा बोल देंगे कुछ भी, E अपॉन H अगर म्यू से कम आ गया, सपोज को E अपॉन H अगर म्यू से कम आ गया, अगर E अपॉन H की वैल्यू म्यू से कम आ रही है, इसका मतलब कि E अपॉन H कम है, तो जब एंगल बढ़ाओगे तो पहले कम वाला आएगा ना। अरे θ2 E अपॉन H मान लो है 10 डिग्री, 10 डिग्री है। अब म्यू है सपोज करो, म्यू की वैल्यू 10 डिग्री नहीं होगा, वैल्यू होगा ना 10 है, E अपॉन H 10 है, ये म्यू की वैल्यू सपोज को 30 है, सपोज 30। तो जब एंगल बढ़ाओगे तो पहले 10 आएगा ना, पहले 30 आएगा, पहले 10 आएगा। तो ये A अपॉन H है 10, अब म्यू है 30, तो कौन ज्यादा है, म्यू ज्यादा है कि A अपॉन H ज्यादा है, ऑफ कोर्स म्यू ज्यादा है। तो A अपॉन H किससे कम है, म्यू से कम।
इसका मतलब इस कंडीशन में टॉपलिंग पहले होगा, टॉपल बिफोर स्लाइडिंग इफ mu is greater than a upon h। और इतना मैंने दिमाग लगा दिया ना, इसकी जरूरत थी नहीं, जरूरत थी। ये फ्रिक्शन है, ठीक है, अरे ठीक है, ये सही आंसर है, टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। इसके बाद टॉपल हटा दो, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, स्लाइडिंग बिफोर तो उल्टा कर दो, ये नहीं रहेगा, स्लाइडिंग बिफोर टॉप, ये तो गलत है, आंसर इज ए पार्ट। स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, इक्वालिटी पे तो कुछ नहीं, इक्वालिटी पे तो दोनों रुके रहेंगे उसी पोजीशन पर, ठीक है। अरे बताओ ना क्या दिक्कत है, मैं ये वैल्यू प्लेस यस कर सर दी, ठीक। ये अपन एच अगर 10 है मान लो, म्यू मान लो 30 है, ठीक है। तो ये टॉपलिंग की कंडीशन है और ये स्लाइडिंग कंडीशन है। तो जब एंगल बढ़ाओगे तो पहले 10 आएगा कि पहले ये आएगा 30 आएगा? ऑफकोर्स अगर मुझे टॉपलिंग चाहिए तो पहले 10 आएगा। तो एंगल बढ़ा रहे तो पहले वैल्यू बढ़ रही है ना, तो बढ़ते बढ़ते पहले 10 आएगी, 20 आएगा, पहले 10 फिर 11 फिर 12 फिर 30, पहले 10 आ रहा है ना, पहले 10 आ रहा है, तो 10 इज लेस देन 30 टॉपलिंग के लिए, ए अपॉन एच इज लेस देन ये, ए अपॉन एच लेस देन ये। 57 58 इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके सर 2 वाला। कौन सा? यस सर सेकंड। सर सेकंड। A particle performing uniform circular motion has an angular momentum L. If its angular frequency is double, the kinetic energy is half. The new angular momentum is. Uniform circular motion has angular momentum L. Its angular frequency is double and kinetic energy is half. The new angular momentum. तो एंगुलर मोमेंटम kinetic energy क्या होती है? हाफ आई मेगा स्क्वायर होती है। तो अब आई और एल में रिलेशन निकाल लो। तो एल बराबर क्या होता है? आई ओमेगा होता है। तो आई क्या होगा? एल अपॉन ओमेगा। तो आप लिख लो, आप आई की जगह पे क्या लिखो? आई की जगह पे एल अपॉन ओमेगा, फिर यहाँ ओमेगा स्क्वायर है। तो किनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गया? इट इज हाफ एल इंटू ओमेगा आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी से डबल, ओमेगा को डबल कर दिया गया, अब किनेटिक एनर्जी को आधा कर दिया गया, तो एल पे क्या असर पड़ेगा? तो देखो यहाँ से एल बराबर क्या लिखोगे? एल की वैल्यू होगी 2k अपॉन ओमेगा, 2k अपॉन ओमेगा। तो k को क्या किया गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल किया गया, ओमेगा को डबल किया गया, और किनेटिक एनर्जी को हाफ किया गया, तो एल 1/4 हो गया ना, एल 1/4 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तक, 10 तक। सर 8 क्वेश्चन 8 सर 8 हो। 8 कह रहा है कि a T-shaped object with the dimensions shown in the figure laying on the frictionless surface, a force F is applied at the point P parallel to the AB parallel, such that the object has only translational motion। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन तब करेगा जब टॉर्क क्या आएगा? 0, तभी तो ट्रांसलेशन मोशन करेगा। और तो फिर कहाँ लगना चाहिए? सेंटर ऑफ मास पे। कहा था ना, सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगता है, फ्री ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ मास पे, तो टॉर्क 0 आएगा। कहा था टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखते हैं आई अल्फा, एक ही फोर्स और तो कोई फोर्स है नहीं। तो टॉर्क सेंटर ऑफ मास पे लगेगा तो कितना आएगा? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क इज 0, तो अल्फा इज 0। अल्फा 0 मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करेगा, रोटेट नहीं होगा। A T-shaped object shown in the figure, a force applied to the point A parallel that object only translation without rotation, find the location of P with respect to C के रिस्पेक्ट में। तो तुम समझ ही गए, अगर ये सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, तो इस पूरे AB का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? देखो, पूरे AB का सेंटर ऑफ मास ये बनेगा, सिर्फ AB का सेंटर ऑफ मास ये बनेगा। लेंथ ना दोनों का सेम है, मान लो AB लेंथ L है, AB लेंथ नहीं, ये 2 है, ऊपर का लेंथ क्या है? सर कुछ दिया ही नहीं है सर, तभी तो सर पता नहीं दिया नहीं था सर। और आंसर में सर एल के टर्म्स में दिया, एल क्या है सर, किस चीज की लेंथ है सर, कुछ दिया ही नहीं। होना चाहिए, ये 2 है, ये L होना चाहिए। अब देखो, तो इस AB का जो सेंटर ऑफ मास बनेगा बनेगा यहाँ पे बीच में बनेगा, इसका मास m, और ये जो है ये 12 लेंथ का है, इसका मास 2m बनेगा और बनेगा बीच में यहाँ पे, ये बनेगा L के बराबर।
एल नहीं, ये 12 के बराबर है, सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ पे, ये 2m मास होगा और ये दूरी होगी एल के बराबर, मतलब इसका यहाँ कहीं होगा बीच में, और एफ जो लगाना चाहिए वो पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे एफ लगना चाहिए। तो अगर इसको ओरिजिन मान लो और ऊपर वाई एक्सिस मान लो, तो वाई सी एम क्या होगा, m1x1, तो ये वाला m है, ऊपर वाला m है, m इंटू वाई, m इंटू 2m प्लस 2m इंटू ये दूरी दैट इज l एंड होल डिवाइड बाई टोटल मास, ये 2m है, ये m है, दैट इज 3m, तो 2 दूनी 4, 4/3l बनेगा। तो आंसर थर्ड। सर हाँ सर एक बार समझा दीजिए सर, एम कहाँ मास लिया गया सर, एम किस अपने एम और 2m लिया ना सर मास। अभी इसका लेंथ l है तो l का मास मान लो m है, मान लो ना, m तो कट जा रहा है क्वेश्चन में, अगर ये 12 अच्छा लेंथ सर। और यूनिफॉर्म डेंसिटी क्या है, तो l लेंथ का मास m है तो 2m का मास 2m नहीं होगा। ठीक सर, समझ गया। 9 10 11 12 13 14 15 18 सर 16th। ये उसमें पढ़ा चुका हूँ, वीडियो लेक्चर में होगा जिसका आंसर शायद ये आता है, नेगेटिव साइन याद करो, एंगुलर मोमेंटम निकाला था प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, जिसमें 2 मेथड से कराया था, एक टॉर्क इनटू dt का इंटीग्रेशन कराया था और एक डिटरमिनेंट के साथ आता था। क्वेश्चन नंबर 20 तक 19 19 19 उसमें क्या रहा, का पुली ऑफ रेडियस 2 मीटर इज रोटेट विद द फोर्स इतना इतना, टेंजेंशियली द मोमेंट ऑफ द पुली अबाउट इतना, कह रहा है कि डायरेक्शन रिवर्स करने के पहले ये कितना चक्कर लगा लेगा, नंबर ऑफ रोटेशन पूछ रहा है, तो चक्कर के लिए एंगल निकालना पड़ेगा कि कितना एंगल घूमेगा। एक बार थीटा निकल गया ना, तो थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दो, आ गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मान लो 6 पाई घुमा, 6 पाई एंगल घुमा, तो 2 पाई से डिवाइड कर दो 3 राउंड, तो पता करना पड़ेगा कि कितना इसने एंगल घुमा है, इसके लिए टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क के लिए ये फोर्स है कितना 20t, इसको r मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस 2 मीटर है, 2 मीटर मल्टीप्लाई कर दो, टॉर्क बराबर क्या होता है i अल्फा, i किसके बराबर है, i है 10 के बराबर, देखो कितना 5t स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5t स्क्वायर, टॉर्क बराबर क्या होता है i अल्फा, i कितना है 10 के बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से बनेगा 40 10, ये बनेगा 40, ये बनेगा 5 दूनी 10, 10 से डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर, अल्फा इज दिस वन, इसको लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, इसको लिखेंगे 40 डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, t बराबर 0 पे ओमेगा 0 है, तो यहाँ पे 0 प्लेस कर देना 0 0, और t बराबर t पे ओमेगा नहीं, ओमेगा 0 कहाँ है, नहीं ओमेगा 0 है, सॉरी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और दिया नहीं तो 0 ही मानोगे ना, t बराबर t पे मान लो ओमेगा ओमेगा है, कर दो इंटीग्रेट, यहाँ से बनेगा ओमेगा की वैल्यू टी स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2t स्क्वायर माइनस बनेगा टी क्यू बाई 3 बनेगा, ये ओमेगा आ गया, लेकिन थीटा चाहिए ना, थीटा के लिए इसको दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको दोबारा करेंगे इंटीग्रेट, तो थीटा की वैल्यू बनेगी टी क्यू बाई 3, तो 2/3 टी क्यू माइनस ये बनेगा टी का पावर 4/4, इसके इंटरसेप्ट टी का पावर 4/4, तो बनेगा टी का पावर 4/4 का मतलब 12 बन गया। अच्छा बात क्या है, डायरेक्शन रिवर्स हो, रिवर्स का मतलब क्या है, एक पार्टिकल इधर जा रहा था, टर्न ले ले, उल्टा टर्न ले, रिवर्स का मतलब ये है ना कि पार्टिकल जा रहा था इधर, उल्टा टर्न ले, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 0, भाई घूम रहा है ऐसे, उल्टा टर्न लेना, रुका फिर लौटेगा, तो जहाँ रुकेगा वहाँ ओमेगा 0 होना चाहिए, तो टर्न लेने की कंडीशन क्या है, ओमेगा को 0 करना, ओमेगा को 0 कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे टी की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई 0 टी स्क्वायर से, और एक टी की जो वैल्यू आएगी 6 सेकेंड, तो 0 सेकेंड में ओमेगा 0 था ही, अब फिर ऐसे घूमते हुए 6 सेकेंड पे 0 होगा, फिर लौटेगा,
तो 6 सेकंड तक कितना एंगल तय किया? अब इस 6 को उठा के इसमें प्लेस कर देंगे, तो इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये 6 का क्यू बाई 3, तो 2 इंटू 6 क्यू बाई 3 माइनस 6 का पावर 4 बाई 12। बताओ तो वैल्यू कितनी आ रही है? कैलकुलेट करो, बताओ कितने आ रहा है। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू होगी 36। पूछ रहा कितना राउंड होगा, तो नंबर ऑफ राउंड क्या होगा? 36 को डिवाइड करेंगे 2 पाई से, अब पाई होता है 3.14 होता है, तो कितना आ गया? 3 दूनी 6, ये 6 से कम जा रहा है ना, 6 से कम जाएगा, और ये 3 से ज्यादा भी है, तो मोर देन 3 बट लेस देन 6। सर 17 क्वेश्चन नंबर 17। A thin horizontal circular disc of insect at rest at point or rim of disc. Insect now move along the diameter of the disc to reach the other end. During the journey, the angular speed of the disc is. A thin horizontal circular disc of rotating vertical axis through the center. An insect is at rest at point near the rim. The insect now move along the diameter. इस डायमीटर के लॉन्ग ऐसे जा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे ना, आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट बनेगा सिस्टम का। तो जब ये पर्सन इसके तरफ जाएगा तो सेंटर से दूरी कम हो रही है ना, सेंटर से दूरी कम हो रही है, मोमेंटम से होता है mr स्क्वायर, r सेंटर से दूरी होती है, तो पहले दूरी कम हो रही है तो पहले आई घटेगा, अब बाद में आई बढ़ेगा क्योंकि आई बढ़ने लगेगा, r बढ़ने लगेगा तो आई बढ़ने लगेगा, तो आई अगर घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा ना, अब बाद में जब आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, तो पहले क्या करेगा? पहले ओमेगा इंक्रीज करेगा, बाद में डिक्रीज करेगा, तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21 सर, कौन सा? 25 21 21 लूप क्या होता है सर? वही होता है, रिंग होता है, रिंग, तो लूप ऑलमोस्ट सेम। ठीक है। ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट है, पूछ रहा है कि प्योर रोलिंग के टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी। याद करो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है ना, कि दिया था एक डिस्क है, रख दिया यहाँ पे, याद आ रहा है? वेलोसिटी विधि आप जब प्योर रोलिंग सीज करेगा तो उसमें पूछा गया था कितना हीट डेवलप होगा, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो 2 अप्रोच से कराया गया था, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कराया गया था और एक फ्रिक्शन निकाला था, फिर एचसीएम अल्फा निकाला था, याद आ रहा है? यस सर, नहीं याद है? बताओ। यस सर याद आ रहा है। 22, 23, सर 24 24 इसमें करा है कि फ्रॉम अ सॉलिड ऑफ स्फीयर m रेडियस r maximum possible volume is cut, maximum possible volume is cut, moment of inertia of the cube about an axis passing through center perpendicular to the one of its faces। देखो तो आंसर होना चाहिए m r स्क्वायर बाई, क्या काटोगे, ये है ना, रुको, तो m a स्क्वायर बाई 6 बनेगा आंसर। m किसका? स्मॉल m लिख लो, स्मॉल m क्या है? उस क्यूब का मास है, ये क्या है? उस क्यूब का रेडियस है, तो ये निकालना पड़ेगा इस कैपिटल में आर के टर्म। तो एक क्यूब है ना, ये कल्पना करो एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर से तुम्हें कट करना है ताकि मैक्सिमम वॉल्यूम आए क्यूब के अंदर से, क्यूब का सेंटर है, तो क्यूब के सेंटर से अगर तुम्हें क्या कट करना है? अच्छा, इसमें तो स्फीयर से करना है ना, स्फीयर से कट करना है, तो ये जो बाउंड्री होनी चाहिए, ये जो बाउंड्री होनी चाहिए, ये बाउंड्री, ये पता कहाँ होना चाहिए? ये बाउंड्री होनी चाहिए बेसिकली स्फीयर का सरफेस होना चाहिए, ये स्फीयर का सरफेस पे जाना चाहिए, सरफेस पे जाना चाहिए, तब जाके कट होगा सबसे बड़ा वॉल्यूम। अब तुम कल्पना करो ये एंड और ये एंड अपोजिट, जो डायमेट्रिक, ये जो अपोजिट एंड है, ये इस स्फीयर के सेंटर से पास करना चाहिए, सेंटर से पास करना चाहिए। अगर एक स्फीयर है, अब बड़ा वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो क्यूब का
एक कॉर्नर और डायगोनल वाला कॉर्नर को मिलाने लाइन ये इसके सेंटर से पास करना चाहिए, अदरवाइज बाहर निकल जाए। और अगर तुम कहोगे नहीं सर सिर्फ इसको और इसको रखेंगे बाउंड्री पे, अरे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम चाहिए ना। अब ये दूरी क्या होगी, ये r√3 होती है, a√3, तो a√3 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2r, डायमीटर बन गया ना, a√3 2r बन गया। यहां से मैंने a निकाल लिया, दैट इज 2r/√3 निकाल लिया। दूसरा, अब मास निकालना पड़ेगा, तो मास आएगा यूनिटरी मेथड से। ये टोटल मास m है और सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इस क्यूब के वॉल्यूम से। क्यूब का वॉल्यूम क्या है, ये क्यूब, तो मैंने क्यूब के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दी, मास पर वॉल्यूम निकाला स्फीयर का और क्यूब का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दी, स्मॉल m आ गया। इसको उठा के यहाँ रख देना और इस एक को उठा के यहाँ रख देना और इस एक को यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल M और R के टर्म में। ठीक है, 25, 26 सर स्मॉल m सर कैसे निकाला, मतलब यूनिटरी मेथड से भाई। एक सॉलिड स्फीयर है तो उसकी डेंसिटी निकाल लो, यस सर। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये डेंसिटी है, दिस वन इज द डेंसिटी, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो वही होगी चाहे क्यूब हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, क्योंकि क्यूब को सॉलिड स्फीयर से ही तो निकाल रहे हो। तो सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी क्या होगी, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी आ गई। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, क्यूब का साइड लेंथ है ना, तो वॉल्यूम इज ए क्यूब। यही समझ आ रहा है क्या, यस सर आ गया। 24, 25, 26, 26 26 27 सर। तो 26 26 जी 26 में तुम्हें अभी तुरंत भेजता हूँ। 26, 24, 27, 28, 27 सर। the moment of inertia of a cylinder R। अच्छा, बड़ा बकवास क्वेश्चन है, मैं तुम्हें अभी भेजता हूँ। 27 के बाद 28, एक्सरसाइज 3 1 से लेके 3 तक, 4, 4 क्वेश्चन नंबर 4। 4 इसमें क्या बताना है Yes, जी, sir. ये IAR है, ये पॉइंट Sir, 2D. IAR है। IAR से जितना दूर रहोगे स्पीड उतनी ज्यादा आएगी, तो ये ज्यादा दूरी है, ये उसके बाद है। देखो लेंथ किसका बड़ा दिख रहा है, P का बड़ा है, तो P की स्पीड ज्यादा होगी, फिर C की होगी, फिर Q की होगी, तो PCQ, PCQ। ओके सर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 11 अरे नहीं, छोड़ दो, आजकल नहीं आ रहा क्वेश्चन, ये सर रीजन छोड़ो। तो सर 9th क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल ऑफ द कर्व सरफेस विद द इनिशियल स्पीड द रीचेस द मैक्सिमम हाइट इतना रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन द ऑब्जेक्ट इज, कुछ नहीं करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अब मैक्सिमम हाइट पे गया वहां पे सर speed क्या सर होगी? वो नहीं, ठीक है, स्पीड 0 हो जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ की कैंडिडेट क्या होगी, हाफ। सर तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 करेंगे। हाँ, प्योर रोल परफॉर्म कर रहा है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे घूमते हुए जाएगा, ऐसे रेस्ट में आ गया। जैसे नहीं कॉपी मान लो ऐसे रख दूं और वहां पे एक ऑब्जेक्ट को रख के ऐसे फेंक दूं, तो ऐसे घूमते हुए जाता है, देखना ऊपर रुक जाता है, फिर रुक के आता है, वहां की स्पीड 0 है। तो यहाँ की रिफरेंस लाइन मान लो इसको, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो, कैंडिडेट क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई क्या होता है ICM प्लस MD स्क्वायर, M इंटू आर स्क्वायर। हाफ आई इंटू ओमेगा क्या होगा, V अपान R होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बन गया। और ICR के बारे याद करो, कहा था ना IR के साथ ऐसे कैंडिडेट लिख लेते हैं, लिख लिया IR के साथ ऐसे कैंडिडेट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल 0 बराबर, जब इस हाइट पे पहुंचेगा इस हाइट पे, तो कैंडिडेट 0 हो जाएगी और पोटेंशियल क्या आ जाएगी mgh, और h कितना है 3b स्क्वायर बाई 4g। सॉल्व कर दो, यहां से सॉल्व करोगे ना तुम्हें ICM मिल जाएगा। अब ICM अगर 2/5 होगा तो सॉलिड स्फीयर होगा,
आईसीएम अगर 1 है एमआर स्क्वायर है तो रिंग होगा। आईसीएम अगर 2/3 एमआर स्क्वायर है तो हॉलो स्क्वायर होगा। आईसीएम अगर एमआर स्क्वायर बाई 2 है तो डिस्क होगा। 9 10 सर सेकंड वाला रह गया था सर, बोले थे उस समय। ये यस correct 2 particle each of mass m connected by the rod of the negligible mass. The system is n perpendicular to the itna, the angular velocity of acquired by rod is n impulse mv perpendicular to the rod. अच्छा ये लाइट रॉड है ना, ऐसा लाइट एक चीज इसमें कुछ खास भी, इसमें भी कुछ खास नहीं है, समझ रहा? बता देता हूं चलो। टक्कर के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, इसकी v2 हो जाती है, तो इंपल्स बराबर क्या होता है mv की वैल्यू होगी मोमेंटम चेंज, इंपल्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम, तो mv बराबर इसका मोमेंटम क्या बनेगा m इंटू v2 और उसका क्या बनेगा m इंटू v1। इनिशियल मोमेंटम 0 था तो इससे क्या गया v1 प्लस v2 की वैल्यू आ गई v। अब लिखेंगे एंगुलर इंपल्स, तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इंपल्स लिखो, तो कितना बनेगा एम भी इंटू एल बाई टू, एम भी इंटू एल बाई टू इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का। तो इसका एंगुलर मोमेंटम एम भी टू, ठीक है भेज दीजिए, एम भी टू इंटू एल बाई टू इधर आएगा, और इसका आएगा एम भी वन इंटू एल बाई टू इधर आएगा, घटा दो सेंटर ऑफ मास अबाउट लिख रहा हूँ, तो बनेगा एम भी टू इंटू एल बाई टू माइनस एम भी वन इंटू एल बाई टू। इससे क्या मिल गया v2 माइनस v1 बराबर v मिल गया, तो v2 माइनस v1 की वैल्यू v मिल गई। इस दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो v1 से v1 कट गया, v2 आ गया, v2 की वैल्यू v आ गई, अब v1 की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब कि इससे टक्कर के बाद ये v हो गई और ये 0 हो गई। फिर पूछे ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा क्या होगा इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी घटा दो और 20 की दूरी से डिवाइड कर दो, तो बन गया v अपॉन एल, एंड दिस इज आंसर। उसके बाद हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14 15 16 सर 15 14 सर 14 बताता हूँ, पहले तुम क्वेश्चन बता दो। 15 16 17 सर 15 कौन सा 15 है 15 वाला सर 16 सर 19 भी 17 सर 19 है बस सर 18 19 19 है बस। इसके बाद अब इसमें आता है पार्ट टू पे। पार्ट टू पे 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक, सर है ये 6th वाला है 8 6 सर 8 8। इसके बाद सर क्वेश्चन 6th वाला नहीं सर 8 ही है सर 6th नहीं है कौन सा? 6th नहीं 6th नहीं सर सिर्फ 8 है सर 6th हटा दीजिए सर 6th नहीं इसके बाद यस 8 के बाद 10 तक सर 13 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 तक, 25 26 30 तक कोई डाउट बताओ। ओके अब आते हैं ये क्वेश्चन 14 कह रहा है कि a thin ring of 2 kg, 0.5 kg rolling without slipping on the horizontal plane with velocity इतना, small ball of mass इतना kg moving velocity इतना opposite direction, ring at the height of इतना goes vertically velocity इतना immediate after the collision is, the ring has pure rotation about center of mass. Okay. क्वेश्चन 15 में क्या है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा था, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 15 में क्या है कि ये इनसेट ना कांस्टेंट वेलोसिटी से दूर जा रहा है, तो बताइए टॉर्क है, टॉर्क वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा। तो टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, डीएल बाई डी होता है, डीएल बाई डी होता है। एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा एंगुलर मोमेंटम एल,
ये यूनिफॉर्म रॉड है ना, पूरा पढ़ लेना। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के बाद निकालना है ना, आई ओमेगा होगा, तो आई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रॉड का, जो कि बनेगा ml²/3 आई, प्लस इस पार्टिकल का आई क्या आएगा, मान लो टी टाइम में ये कितना दूरी तय करेगा, v रिलेटिव इंटू टी दूरी तय करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से भाग रहा है ना, कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से भाग रहा है, लिखा हुआ कहीं पे, ये वी आर ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू द रॉड, तो vt हो जाएगा, ये मतलब vt हो जाएगा, vt, तो ये दूरी vt होगी, तो इस पार्टिकल के मोमेंट से क्या बनेगा, m इंटू vt का स्क्वायर, mr², i इंटू ओमेगा, क्या एंगुलर मोमेंटम बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टॉर्क आएगा dl/dt, कर दो डिफरेंशिएट। अच्छा ये ml²/3 है इंटू ओमेगा, ml²/3 इंटू ओमेगा, डिफरेंशिएशन 0 बनेगा, प्लस यहाँ से क्या बनेगा, m इंटू ओमेगा v², m इंटू ओमेगा v², t² का डिफरेंस 2t बनेगा, 2t बन गया, तो बन गया टॉर्क। टॉर्क जो आया वो टाइम के साथ लीनियर प्रोपोर्शनल बन गया ना, तो लीनियरली चलेगा, लेकिन पता कहां से चलेगा, ये जो इंसेक्ट है ये इस बाउंड्री पे आने के बाद रुक जाएगा ना, कूदेगा थोड़ी, तो इंसेक्ट जब यहाँ पे रुक जाएगा तो ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, क्योंकि अब तो टाइम हट गया, अब तो vt की जगह पे पूरा पूरा लेंथ आ जाएगा, तो जब इंसेक्ट आके यहाँ पे रुक जाएगा, देखो लिखा है स्टॉप, मतलब वेलोसिटी 0 हो गई, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया ना, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, देन टॉर्क क्या आएगा, डिफरेंस 0। इसका मतलब शुरू में लिनियरली बढ़ेगा, लिनियरली चलेगा, लेकिन जैसे ही इस बाउंड्री में चला गया टॉर्क 0 हो जाएगा, बी पार्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसका वीडियो है मैं तुम्हें भेज दूंगा, रियली एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सब वीडियो से भी नहीं समझ में आया ना, तभी तो सर पूछा था, पता है सर वीडियो है। एक्सट्रीम डिफिकल्ट, इतना सर एक्सट्रीम, कितना एक्सट्रीम है सर, बहुत डिफिकल्ट है। तो कितने मिनट में होगा सर ये क्वेश्चन आ गया तो? अरे करेंगे ही नहीं सर, इसका इतना आ आंसर गया क्यों तो उठाओगे? डिफिकल्ट। अगर तुम और रेजोनेंस क्या? क्यों उठाओगे इस समय, पूरा गलत एक्सप्लेन्ड है। अब किसी का भी आंसर देखना, इसका सोल्यूशन या तो लोगों ने दिया नहीं है या तो दिया ही नहीं है सोल्यूशन, दिया है तो आंसर ही गलत दिया, सिर्फ आंसर फिर आपका क्या है सर जेई ने क्या, पता था इसलिए कह रहा हूं। ये जेई एडवांस का सर क्या? 2017 का जेई एडवांस का जो खुद का आंसर की है, मतलब आईआईटी का आंसर की Yes, सर्च sir. करना, यस सर वही, उसमें जो तुम आंसर पाओगे वो पाओगे जो मैंने वीडियो में दिया है, तो एक्चुअल आंसर की सर्च करना, ये नहीं कि रेजोनेंस वाला देख लेना और कहने का वो मार्क कर देना, गलत है। आपने मॉड्यूल में जो आंसर दिया वो भी गलत है। अच्छा अरे सर छोड़ देते हैं फिर, सर इतना क्या करेंगे करके छोड़ देते हैं। या तो उस वीडियो से देखो। क्वेश्चन नंबर 8, नहीं समझ में आया ना सर वीडियो से, तो बता दूंगा मैं, बट टेंशन बता दूंगा। A circular disc is made by the iron and aluminum so that acquire maximum moment of inertia about the geometrical axis. It is possible with a circular disc to be made by the using the iron and aluminum so that acquire maximum। अच्छा मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कब आएगा, जब m और r स्क्वायर, m भी ज्यादा हो और r ज्यादा से ज्यादा दूर हो जाए। जितना दूर तुम हैवी मास रखोगे ना, मोमेंट से ज्यादा होगा। जैसे मान लो एक्सिस है, ठीक है, एक स्टूडेंट है 5 kg का और एक स्टूडेंट है 20 kg का, कोई तुमसे कहे कि ज्यादा से ज्यादा मोमेंट ऑफ रखना है, किसको ज्यादा दूर रखना चाहोगे? तो कोई कहे कि इस 20 में से 5 में से किसी एक को ज्यादा दूर रख सकते हो, किसको ज्यादा दूर रखना चाहोगे मोमेंट से ज्यादा पाने के लिए? 20 वाले 20 वाले को ना, तो 20 वाले को। अब बात करना पड़ेगा कि एल्युमिनियम में और कौन सा, आयरन में हाई डेंसिटी कौन होता है? हाई डेंसिटी का सर आयरन होता है। तो आयरन बाहर होना चाहिए, एल्युमिनियम अंदर होना चाहिए। एल्युमिनियम एट इंटीरियर, आयरन सराउंडेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉल रोल विदाउट स्लिपिंग, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज k। इफ रेडियस ऑफ बॉल इज r, देन फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एक्सेप्ट विद रोटेशनल एनर्जी। ये तो इजी है। रोटेशनल एनर्जी क्या होगी? रोटेशनल जो एनर्जी होती है वो हाफ IC ओमेगा स्क्वायर होती है। देखो ना, हाफ IC ओमेगा स्क्वायर इज रोटेशनल एनर्जी। जब भी कोई पूछे रोटेशनल एनर्जी, हाफ IC ओमेगा स्क्वायर। अब कोई पूछे टोटल एनर्जी, तो हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ MVCM स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी। तो इसे पूछा है ना किसका,
टोटल एनर्जी टू रोटेशनल, तो इसको इसे डिवाइड कर दो, तो रेशियो कितना आएगा? जब इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, तो ये वाला टर्म इसको कट करके 1 बना देगा, 1 बन गया। प्लस ये क्या बनेगा? हाफ का हाफ कट जाएगा, ये बनेगा m VCM का स्क्वायर डिवाइड बाई ICM ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा होता है VCM अपन R, तो VCM स्क्वायर अपन R स्क्वायर बन जाएगा, तो ये कट गया। और ICM लिखेंगे m के स्क्वायर, अरे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है ना, ICM इज m के स्क्वायर, तो यहाँ पे जब लिखोगे m के स्क्वायर, m से m कट गया, R स्क्वायर अपन के स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर प्लस ये k स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपन k स्क्वायर। इसके बाद सर के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर है, मैं कुछ हाँ भाई देखो R स्क्वायर अपन k मैं स्क्वायर नीचे आर क्या है? ऑप्शन में आर स्क्वायर दिया था। अरे गलत दिया। फ्रैक्शन टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द, अच्छा टोटल एनर्जी विद द रोटेशनल एनर्जी, उल्टा बताना है। अच्छा हाँ, उल्टा बताना है इसका, तो इसका इन्वर्ट कर दो, तो ये 3 बनेगा। फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशनल एनर्जी, ठीक। रिवर्स करेंगे, जो कह रहा हूँ सही है। इसके बाद आते हैं, थैंक यू। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने जो चीज़ छोड़ी है वो रियल में अच्छे क्वेश्चन है, वो जो 3-4 क्वेश्चन था वो भी मैं तुम्हें थ्योरी में बता दूंगा, ठीक है? बता तो दो। सर एक चीज बता देंगे, हाँ, और ये जो है ना, रुको कौन है, ये एक्सरसाइज 3 में था सर एक्सरसाइज वो Advance वाला सर ना? 3 बॉल्स है सर, वही ना कि मतलब स्पेयर और वो एक उस टाइप के क्वेश्चन थे सर, वो भी बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन। एंगुलर वेलोसिटी कितनी ज्यादा होगी ठीक है। जब वो इंक्लाइन चढ़। ये क्वेश्चन है तुम्हें, हाँ सर वो यस सर। और भी सर एंगुलर वेलोसिटी वाला मतलब जो 3 स्फीयर से तीनों नीचे इंक्लाइन प्लेन से गए, तो हाँ, मतलब एक्स एकदम पार्ट 2 लीस्ट टाइम। बताना पड़ेगा भाई। यस सर वो हाँ में। यस सर। एंड सर पावर वाला सर भी वो- बता दीजिएगा सर, पावर सर और वो एक टॉर्क चीज का। बता दीजिए,